क्लास 10th का हेरिडिटी जो है वो हम लोग वन शॉट के अंदर देखने वाले हैं। काफी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग साइंस का ये चैप्टर है जिसके अंदर हम लोगों का किस तरह से जो है वो पुश्तैनी तरीके से जो है वो हम लोग बन के आ रहे हैं। बहुत सारे ट्रेड्स पेरेंट्स के जो है वो कैरी कर रहे हैं। पुश्तों से चली हुई जो चीजें हैं वो कैसे आपके अंदर भी जो है वो रिफ्लेक्ट होती हैं, सब कुछ जो है वो इतना डिटेल में बिल्कुल भी नहीं समझने वाले हैं, क्योंकि 10th के अंदर जो सिलेबस है वो सिर्फ ज्यादातर मेंडल से रिलेटेड है और कुछ ट्रेड्स किस तरह से जो है वो ट्रांसफर हो रहे हैं उन चीजों पे हम लोग देखने वाले हैं। और कुछ साथ ही में जो है वो सेक्स डिटर्मिनेशन जो है वो किस तरह से होती है ह्यूमंस के अंदर मेजरली, वो हम लोग जो है वो देखने वाले हैं। तो सबसे पहले बेटा जी बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग जो अंडरस्टैंड करते हैं। तो हेरिडिटी का इंट्रोडक्शन अगर हम लोग देखें तो रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जो एक इंडिविजुअल को जो है वो जन्म देने की प्रक्रिया जो है वो हम लोग उसको बोल देते हैं, ठीक है। और इसके अंदर बहुत सारी चीजें आपको ध्यान देनी है। या तो जो ऑफस्प्रिंग होगा, मतलब जो बच्चा पैदा होगा वो बिल्कुल पेरेंट्स के साथ मिलता जुलता होगा, मतलब बिल्कुल पेरेंट्स जैसा ही होगा, या कुछ उसके अंदर डिफरेंसेस जो है वो होंगे, अपने पेरेंट्स से अलग जो है वो होगा। कौन सी ऐसी चीजें हैं जो सेम होगी, कौन सी ऐसी चीजें जो है वो अलग होंगी, किस तरह से जो है वो ट्रेट्स ट्रांसफर होते हैं, वो सब कुछ जो है इस ब्रांच ऑफ साइंस के अंदर। एवोल्यूशन अभी नहीं है, ठीक है। एवोल्यूशन जो है वो पहले हुआ करता था, कट हो गया हुआ है। तो हेरिडिटी के अंदर जो है वो हम लोग समझने वाले हैं। वेरिएशन से मतलब हम लोगों के पास क्या रहता है कि कुछ बदलाव जो है वो हो जाते हैं, कि बच्चे जो है वो पेरेंट्स से थोड़ा सा डिफरेंट जो है वो होते हैं। आजकल बहुत डिफरेंट जो है वो होते हैं, ठीक है। बहुत सारी चीजें, ऐसा तुम लोगों को भी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे फीलिंग आता होगा, यार अपने पेरेंट्स से तो मैं बहुत ज्यादा अलग हूं, ठीक है। तो वो वेरिएशंस जो है, इनको इसी चीज को हम लोग वेरिएशन टर्म जो है वो बोलते हैं। तो वेरिएशन जो है वो सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के अंदर भी एग्जिस्ट करती हैं, जिसके अंदर दो पेरेंट्स जो है वो इन्वॉल्व रहते हैं, मेल और फीमेल जो है। और साथ ही एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के अंदर भी कुछ वेरिएशंस जो है वो देखने को मिलती हैं। अब ये वेरिएशंस जो है, एक चीज आपको अंडरस्टैंड करनी है कि सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के अंदर जो वेरिएशंस होने की प्रोबेबिलिटी है वो बहुत ज्यादा है, क्योंकि दो डिफरेंट पेरेंट्स जो है वो इन्वॉल्व हैं, दो अलग अलग जगह से जीन्स जो है वो आके जो है वो एक दूसरे के साथ डीएनए जो है वो कॉपी कर रहे हैं। तो जिसके अंदर प्रोबेबिलिटी रहती है कि वेरिएशन सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में जो है वो ज्यादा होती हैं। और ए सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन आप सिंपली अगर ऐसे समझो, मान लो ये अमीबा है, ठीक है, इसका सब कुछ जो है वो दो पार्ट्स में स्प्लिट हो गया और ये ऐसे बन गया, ठीक है। तो अब इसको देखा जाए तो ये जो शुरू में था सब सेम है, ठीक है, क्योंकि एक ही जगह से आके जो है वो डिवाइड हुआ है, हर चीज इक्वली डिवाइड हो गई है। तो बहुत सारी प्रोबेबिलिटी यही है कि बहुत कम वेरिएशन जो है वो इसके अंदर हुई होगी, ठीक है। तो ये आपको जो है वो जानना है कि सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के अंदर जो वेरिएशन होने की प्रोबेबिलिटी है वो कंपैरेटिवली एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन से जो है वो ज्यादा होती है। अब कुछ टर्म्स जो है वो हम लोग समझते हैं जो इस चैप्टर के अंदर यूज होंगी। तो सबसे पहले एक टर्म आती है हमारे पास, जेनेटिक्स। तो जेनेटिक्स एक ऐसी ब्रांच है बायोलॉजी के अंदर जो डील करती है इनहेरिटेंस को और वेरिएशंस को, जो कि पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग्स के अंदर, बच्चों के अंदर जो है वो ट्रांसफर हो रही हैं। अब इसके अंदर एक टर्म यहां पे आई इनहेरिटेंस और दूसरी टर्म यहां पे आई वेरिएशन। इन दोनों टर्म्स को समझते हैं। इनहेरिटेंस जो है वो एक ऐसा प्रोसेस है जिससे करेक्टर्स जो हैं, बहुत सारी सिमिलैरिटीज जो हैं वो पेरेंट्स से जो है वो ऑफस्प्रिंग्स में ट्रांसफर होती हैं। तो ये एक प्रोसेस है जिसको हम लोग इनहेरिटेंस जो है वो बोलते हैं। मतलब आपकी बहुत सारे ट्रेड्स, फिजिकल अपीयरेंसेस जो है, बालों का रंग, आईज का कलर, बॉडी का स्ट्रक्चर, मोटा पतला नाटा, ठीक है, इवन बहुत सारी बीमारियां भी जो है वो इनहेरिटेड हो जाती हैं। इनहेरिटेड का मतलब है कैसे आपको विरासत में मिली है। विरासत में मिलने से मतलब क्या है कि पेरेंट्स से जो है वो ऑफस्प्रिंग्स के अंदर जो है वो ट्रांसफर हुई है, ठीक है। तो इसको हम लोग इनहेरिटेंस जो है वो बोल देते हैं। अब उसके बाद जो नेक्स्ट टर्म हम लोगों के पास आती है दैट इज वेरिएशन। वेरिएशन से मतलब हम लोगों के पास क्या होता है कि कितना जो ऑफस्प्रिंग है वो डिफर कर रहा है कहां से, पेरेंट्स से, ठीक है। इसी चीज को हम लोग वेरिएशन, कितना अलग है, कितना वेरी कर रहा है पेरेंट्स से, उस चीज को हम लोग वेरिएशन जो है वो बोल देते हैं। अब इसकी डेफिनेशन एक बार आप फिर से अगर देख लो
तो जेनेटिक्स एक ब्रांच है जो इनहेरिटेंस मतलब ट्रेट्स जो है वो कैसे ट्रांसफर हो रहे हैं पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग्स में, और कितनी वेरिएशंस मतलब कितने बदलाव जो है वो देखने को मिल रहे हैं जब भी बहुत सारे ट्रेट्स जो है मतलब ऑफस्प्रिंग्स जो है वो अपने पेरेंट्स से कैसे सेम है या कैसे अलग है, वो सब कुछ जो है वो हम लोग जेनेटिक्स के अंदर जो है वो देखते हैं। अब इसके बाद कुछ टर्म्स हमारे पास आती हैं जिसको हम लोग जो है वो हेरिडिटी बोल देते हैं। तो हेरिडिटी ये एक जेनेटिक इंफॉर्मेशन है जो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग्स में जो है वो पास होनी ही होनी है, और किसी भी मोड के थ्रू जो है ये पास हो सकती है। ये एक सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के थ्रू भी पास हो सकती है, इवन ए सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के थ्रू भी जो है वो पास हो सकती है। इसी चीज को हम लोग हेरिडिटी जो है वो बोल देते हैं। मतलब जेनेटिक इंफॉर्मेशन का, जैसे आप ह्यूमन हो तो अगली जनरेशन भी बट ऑब्वियसली आपकी ह्यूमन ही होगी, ठीक है, बहुत सारी चीजें उसकी आपके जैसी ही होंगी, और आपकी भी बहुत सारी चीजें अपने बाप दादाओं के जैसी ही हैं। तो ये सारी चीजों का जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो है वो हर जनरेशन टू जनरेशन जो है वो आगे ट्रांसफर हो रहा है, और पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग्स की तरफ इस जेनेटिक इंफॉर्मेशन का ट्रांसफर होना ही हम लोगों के पास जो है वो हेरिडिटी कहलाया जाता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट टर्म हम लोग जो है वो डिस्कस करते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पे, इनहेरिटेड ट्रेट्स जो है वो बोलते हैं। इनहेरिट का मतलब ही ये है कि ऐसे ट्रेट्स जो आपको अपनी विरासत में मिले हैं। विरासत में मिलने से मतलब ये है कि आपको अपने पेरेंट्स से जो है वो मिले हैं। तो इनहेरिटेड ट्रेट्स ये ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो जेनेटिकली इनहेरिटेड और पास्ड फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। मतलब इनहेरिटेड ट्रेट्स का मतलब मैं आपको ऐसे समझाता हूं, मान लो आपकी आईज का जो है वो ब्लू कलर है, ठीक है, और आपके पेरेंट्स की आईज का भी ब्लू कलर है, तो इसका मतलब ये है कि आपका जो आई का कलर है वो डायरेक्टली अपने पेरेंट्स की आईज पे ही गया हुआ है। तो ये एक ऐसा कैरेक्टर है जो डायरेक्टली जो है वो फ्लो कर रहा है। ठीक है, दूसरा, आपके पेरेंट्स दोनों लंबे हैं, ठीक है, और आपकी हाइट भी बहुत लंबी है, तो ये भी एक ऐसा जो टॉलनेस होगी वो डायरेक्टली जो है वो इनहेरिटेड है। ठीक है, या कई बार बोल देते हैं हम लोग ये बच्चा जो है मम्मी पे चला गया, ये बच्चा जो है वो पापा पे चला गया, इस चीज में बाल इसके इसके जैसे हैं, या नोज इसका इसके जैसा है, कान इसके इसके जैसे हैं। तो ये सारे ट्रेट्स जो हैं वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन ट्रांसफर हुए, और आपकी जो भी चीजें या सिमिलैरिटीज आपके पेरेंट्स से मिल रही हैं उसको हम लोग डायरेक्टली जो है वो बोल देते हैं कि ये तो इनहेरिटेड ट्रेट्स हैं इस बच्चे के या इस ऑफस्प्रिंग के। ठीक है, तो इनहेरिटेड ट्रेट्स का मतलब जो है वो हम लोगों के पास ये रहता है। उसके बाद एक टर्म और हम लोग जो है वो यूज करते हैं जिसको हम लोग जो है वो ट्रू ब्रीडिंग जो है वो बोल देते हैं। ट्रू ब्रीडिंग बच्चों के लिए काफी ज्यादा कंफ्यूजन भरी जो है वो रहती है। ठीक है, इसको मैं ना ऐसे समझाता हूँ, मान लो ये मेल है और ये जो है वो फीमेल है। ठीक है, अब ह्यूमंस कैसे बने हैं, उनके पास एक ही करेक्टर के दो जीन्स जो हैं वो एक मेल से आ रहा है और एक जीन जो है वो फीमेल से आ रहा है। ठीक है, अब ध्यान से समझ लेना, यहाँ पे सारी स्टोरी और पिक्चर जो है ना वो मैं क्लियर कर रहा हूँ। ठीक है, अब हमारे पास एक रूल है, जो भी कैपिटल लेटर में लिखते हैं हम लोग, इस चीज को हम लोग टॉल बोल रहे हैं, और टॉल बोल रहे हैं का मतलब क्या है, ये हमारे पास एक डोमिनेंट जीन है। ठीक है, अभी समझाता हूं ये क्या होता है। और यहां पे जो हाइट है इसको मैं बोल रहा हूं ड्वार्फ। ड्वार्फ का मतलब ये है कि ये छोटी हाइट का है। मान लो मेल जो है वो उसकी हाइट बड़ी है और फीमेल जो है वो उसकी हाइट क्या है, छोटी। जब ऑफस्प्रिंग पैदा हुआ, इन दोनों ने जब सेक्सुअली रिप्रोड्यूस किया, तो जो ऑफस्प्रिंग हम लोगों के पास पैदा हो रहा है उसके पास एक ही करेक्टर के दो जीन्स हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ह्यूमंस जो है ना वो हैप्लॉइड्स जो है वो होते हैं। हैप्लॉइड्स से मतलब आप ऐसे समझ लो कि एक ही करेक्टर के दो जीन्स हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हाइट के दो जीन्स हैं, एक मदर से आया हुआ एक फादर से आया हुआ। आई के कलर के दो जीन्स हैं, एक मदर से इनहेरिटेड हुआ एक फादर से जो है वो इनहेरिटेड हुआ। तो आपको बहुत कंफ्यूजन होगा जान के कि यार अगर मेरे पास एक ही करेक्टर के दो जीन्स हैं तो क्या मैं दो डिफरेंट करेक्टर्स को जो है वो शो कर रहा हूं, पर ऐसा नहीं होता। आपकी हाइट या तो बड़ी है या छोटी है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि दो अलग अलग करेक्टर्स को आप जो है वो शो कर रहे हैं। तो आप इसको ऐसे समझो, अब जब ये मेल फीमेल से जो ऑफस्प्रिंग हम लोगों के पास जो है वो फॉर्म हो रहा है,
तो उसके अंदर एक ये जीन हो गया, एक ये जीन हो गया। तो मैंने क्या बोला आपको, ह्यूमंस हैप्लॉइड्स है, उनके पास हर एक करेक्टर के 2 जीन्स अवेलेबल है। अब यहां पे जो ऑफस्प्रिंग है उसके अंदर कौन कौन से जीन्स प्रेजेंट है, ये टी और टी जीन्स जो है वो प्रेजेंट है। मतलब एक ही करेक्टर हो गया। यहां पे हम लोग बात करें तो हाइट के करेक्टर के 2 क्या प्रेजेंट है हम लोगों के पास, डिफरेंट जीन्स जो है वो प्रेजेंट है। अब क्वेश्चन आता है डिफरेंट जीन्स अगर प्रेजेंट है तो बंदे की हाइट होगी क्या। तो अब इसके बाद एक चीज आती है जिसको हम लोग बोलते हैं डोमिनेंट, और एक टर्म आती है हम लोगों के पास जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, रिसेसिव। तो डोमिनेंट जीन वो जीन है जो ऑफस्प्रिंग वाली जनरेशन के अंदर एक्सप्लिसिटली विजिबल है। एक्सप्लिसिटली विजिबल का मतलब क्या है कि अपना प्रभाव दिखा रहा है कि मैं डोमिनेंट हूं, इसको ओवरपावर कर दिया, और जो बच्चा पैदा हुआ वो एक लंबी हाइट का बच्चा जो है वो पैदा हो रहा है। तो इसका मतलब फादर का जो जीन था वो हम लोगों के पास क्या था, डोमिनेंट जीन जो है वो फादर के पास होगा। ठीक है, तो ये मतलब है इस चीज का। तो अब यहां पे अगर आप लोग फिर से देखो तो मैं आपको यहां से समझाना ऐसे स्टार्ट करता हूं। ह्यूमंस के अंदर अगर स्पेसिफिकली बात की जाए तो हर करेक्टर के 2 डिफरेंट जीन्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं। एक जीन उसके पास मेल से आता है और एक जीन उसके पास फीमेल से आता है। ठीक है, लेकिन ऑफस्प्रिंग जो होता है उसके अंदर कौन सा जीन दिखाई दे रहा है, जो जीन दिखाई देता है उसको हम लोग, या जो करेक्टर दिखाई दे रहा है वो हमारे पास एक डोमिनेंट करेक्टर जो है वो माना जाता है, और जो करेक्टर दिखाई नहीं दे रहा वो हमारे पास जो है वो रिसेसिव करेक्टर जो है वो माना जाता है। फॉर एग्जाम्पल यहां पे मेल में टॉल टी जीन था, ठीक है, जो कि एक डोमिनेंट जीन था, और फीमेल के अंदर फीमेल जो थी ड्वार्फ थी और उसके अंदर स्मॉल टी जीन था जो कि एक रिसेसिव जीन था। इसको हमने रिसेसिव क्यों बोला, क्योंकि जो बच्चा पैदा हो रहा है, ठीक है, उसकी हाइट बड़े होके जो है वो काफी लंबी हो रही है। तो इसका मतलब उसकी हाइट जो है वो फादर पे गई। फादर का जो टी जीन था वो डोमिनेंट जीन वाली कैटेगरी के अंदर जो है वो हमारे पास फॉल जो है वो कर रहा है। ठीक है, तो ये ट्रू ब्रीडिंग नहीं है, क्योंकि एक ही करेक्टर के 2 डिफरेंट जीन्स जो हैं वो हमारे पास प्रेजेंट हैं। इसका मतलब दिस इज नॉट अ ट्रू ब्रीडिंग। ट्रू ब्रीडिंग क्या होता है, ट्रू ब्रीडिंग ये होता है जब एक ही करेक्टर के हमारे पास 2 सेम जीन्स जो है वो प्रेजेंट हों, उसको हम लोग ट्रू ब्रीडिंग बोलते हैं। जैसे या तो टी टी हो गया, मतलब मदर भी टॉल फादर भी टॉल और दोनों का टी टी जीन जो है वो आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, और ट्रू ब्रीडिंग जो है वो इसको बोलते हैं हम लोग कि जहां पे एक ही करेक्टर के 2 डिफरेंट जीन्स ना होके एक ही करेक्टर के 2 सेम जीन्स जो है वो प्रेजेंट अगर हम लोगों के पास हो रहे हैं तो उस चीज को हम लोग अपने पास ट्रू ब्रीडिंग जो है वो बोल देते हैं। तो ट्रू ब्रीडिंग एक ऐसा कंडीशन है जिसमें बहुत सारी सेल्फ पॉलिनेशन करा के हम लोग एक ऐसी स्टेज पे पहुंचते हैं जहां पे हमारे पास एक ही करेक्टर के जो है वो सेम स्टेबल जीन्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं। उसी को हम लोग ट्रू ब्रीडिंग जो है वो बोल देते हैं। ये डेफिनेशन बोर्ड प्रोस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, एनसीईआरटी एज सच इसको एक्सप्लिसिटली बहुत ज्यादा प्रमोट नहीं कर रहा इस पर्टिकुलर डेफिनेशन को, बट समझने के लिए बहुत सारी जगह पे ये कॉन्सेप्ट जो है वो आपको जानना है कि एक ही करेक्टर के 2 डिफरेंट जीन्स को हम लोग अपने पास जो है वो ट्रू ब्रीडिंग बोल देते हैं। ठीक है, मैं अज्यूम करके चल रहा हूं ये कॉन्सेप्ट भी आपको जो है वो क्लियर है। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करते हैं, देखो एनसीईआरटी के हिसाब से ही चल रहा हूं मैं, जो भी पैरे का निचोड़ है वो मैंने निकाल के अपने नोट्स जो है वो बना रखे हैं। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चों का रहता है कि सर आप नोट्स वगैरह दे दो, तो आप नोट कर लो यार, पढ़ते हुए यार लिख लो ना, रट्टा मारना है तो फिर वीडियो का पर्पस ही खराब हो गया है ना, मैंने नोट्स जो है वो दे दिए तो। क्योंकि पढ़ते पढ़ते जो लिखने में कॉन्सेप्ट का मजा है या सीखने में जो कॉन्सेप्ट का मजा है वो नहीं यूजुअली देखने को मिलता। ठीक है, बाकी मैं फिर भी कोशिश करूंगा, क्योंकि हम लोगों के कोर्सेज जो है वो रहते हैं जिसमें हम लोगों के नोट्स असाइनमेंट्स सब एक ऐप के अंदर जो है वो रहता है, बट मैं उसको अपसेलिंग जो है वो ज़्यादा नहीं करता, क्योंकि वो हम लोग ऑफलाइन में अच्छा कर ही रहे हैं। ठीक है, तो ऑनलाइन में हम लोग चाहते हैं कि हम लोग एक फ्री नोबल कोर्स की तरफ जो है वो मूव करें। ठीक है, बाकी किसी को फिर भी लेने होंगे तो मेरे नंबर पे व्हाट्सएप जो है वो कर सकता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग जो है वो चलते हैं किस चीज में,
accumulation of variations during sexual reproduction, मतलब किस तरह से मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के अंदर, नॉट रिप्रोडक्शन के अंदर, वेरिएशंस जो हैं वो देखने को मिलती हैं, या चीजें कुछ हट के अलग जो है वो देखने को मिलती हैं अपने पेरेंट्स से और बाकी चीजों से। ठीक है, तो आप ये देखो कि एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की बात अगर हम लोग करें, एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन कौन सा मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व है, जिसमें एक बैक्टीरिया था, उसने जो है वो अपने आप को डिवाइड किया और दो में बदल गया, उन दो ने आगे फर्दर डिवाइड 4 में कर लिया, 4 ने आगे फर्दर डिवाइड 8 में कर लिया। तो इस पर्टिकुलर तरीके से, क्योंकि वहां पे हर चीज इक्वली डिवाइड होती है एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में, तो जो चारों बैक्टीरियाज मान लीजिए फॉर्म हो रहे हैं वो बहुत ज्यादा सिमिलर हैं एक दूसरे के साथ, और कुछ ही माइनर डिफरेंसेस थोड़े बहुत जो है वो उनके अंदर देखने को मिल सकते हैं। तो एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के अंदर जो वेरिएशंस यूजुअली हम लोगों के पास हो रहे हैं वो कंपैरेटिवली काफी ज्यादा कम जो है वो होते हैं। अब क्वेश्चन ही आता है यार वेरिएशन क्या, सब कुछ तो इक्वली डिवाइड हो रहा है, तो भाई वेरिएशन का कॉन्सेप्ट ही कहां से आ रहा है? तो वेरिएशन देखो, ये ना इस चैप्टर के नोट्स जो है मैंने क्वेश्चन की फॉर्म में ही जो है वो यहाँ पे पूछ रखे हैं, व्हाई डू दीज वेरिएशंस एग्जिस्ट, वेरिएशन हो ही क्यों रही है? ठीक है, एक हमारे पास सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में या एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में, तो इसको ना आप ऐसे समझो, ये एक ऑफस्प्रिंग है, ऑफस्प्रिंग, ठीक है, और ऑफस्प्रिंग बना कैसे है? तो आप ये समझो कि इसके अंदर कुछ इंफॉर्मेशन है जो कि इसको इनहेरिट करनी है अपने पेरेंट्स से, ठीक है, और ये इंफॉर्मेशन को ना तुम ऐसे समझ लो कि मैं ना ऐसे टर्म यूज करता हूं, ये एक डाटा है, ठीक है, जिस डाटा के अंदर बहुत सारी फाइल्स है, जो फाइल्स जो है वो कॉपी पेस्ट हो रही हैं, ठीक है, कहां से कॉपी पेस्ट हो रही हैं? कुछ मेल से या अपने पेरेंट्स से जो है वो कॉपी पेस्ट करनी है, ठीक है, जिसको हम लोग जो है ना, इन फाइल्स को हम लोग ऐसे बोल देते हैं कि डीएनए कॉपिंग जो है वो हम लोगों के पास आपको करनी है, ठीक है, मतलब अपने आप होती है। तो ऑफस्प्रिंग के अंदर जो इंफॉर्मेशन है वो मैं डाटा टर्म इस्तेमाल कर रहा हूं, नॉट ऑथेंटिकली, समझाने के लिए, और डाटा के अंदर ऑब्वियसली कुछ फाइल्स हैं जो कि ट्रांसफर करनी है आपको एक जगह से दूसरी जगह, एक फोल्डर से दूसरे फोल्डर में, ठीक है, और आप क्या कर रहे हो, एक एक फाइल पकड़ पकड़ के जो है वो ट्रांसफर कर रहे हो, या पूरा फोल्डर उठा के ट्रांसफर नहीं कर रहे, एक एक फाइल पकड़ पकड़ के ट्रांसफर कर रहे हो। तो बहुत सारी प्रोबेबिलिटी है कि जो डाटा जहां पे जाना चाहिए था वहां पे नहीं गया, ठीक है, कुछ एक आदमी, मान लो करोड़ों अरबों फाइल्स आपको जो है वो इस तरह से ट्रांसफर करनी है और एक एक करके जो है वो ट्रांसफर करनी है, तो बहुत सारी गलतियां आपसे जो है वो होने वाली है, ठीक है, तो कुछ ना कुछ गलतियां कि एक फाइल अलग जगह पेस्ट होगी, दूसरी फाइल जहां पे जानी चाहिए थी वहां नहीं पेस्टिंग हुई, उसकी कोई और फाइल उसकी जगह आके वहां पे रख दी, तो इन गलतियों की वजह से, इन गलतियों को हम लोग वेरिएशंस बोलते हैं। तो डीएनए कॉपिंग के अंदर कुछ ऐसी वेरिएशंस, क्योंकि एकदम एक्यूरेट नहीं, देखो ना ह्यूमन बॉडी बनने के अंदर कितनी सारी इंफॉर्मेशन जो है वो सदियों से ट्रैवल कर करके आपके अंदर जो है वो आई है, ठीक है, पूरा एक लंबा चौड़ा प्रोसेस है इस चीज का, 9 महीने का, जिसके अंदर सारी की सारी चीजें आपकी बॉडी के अंदर जो है वो अपने पेरेंट्स से इनहेरिट हुई हुई जो है वो एक्सप्लिसिटली फ्लरिश जो है वो करती हैं, ठीक है। तो इस कॉपी पेस्ट के अंदर, इंफॉर्मेशन के अंदर, एक ह्यूमन बॉडी के बनने के अंदर बहुत सारी मिस्टेक्स नहीं बोलेंगे, बहुत सारी वेरिएशंस जो है वो हो जाती हैं, एग्जैक्टली उस पर्टिकुलर जगह पे वो पर्टिकुलर चीज सिमिलरली नहीं आती है, थोड़ी बहुत वेरिएशंस जो है वो देखने को मिलती हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, डीएनए कॉपिंग के अंदर इनएक्यूरेसी जो है वो बोल देते हैं। तो इस इनएक्यूरेसी की वजह से जो ह्यूमन है उसके जो बच्चे हो रहे हैं वो अपने पेरेंट्स से जो है वो थोड़े से डिफरेंट जो है वो बहुत सारी चीजों के अंदर देखने को जो है वो मिलते हैं। तो ये एक इंफॉर्मेशन थी, एक डाटा की कॉपी जो है वो चल रही थी, इस डाटा की कॉपी के अंदर कुछ इनएक्यूरेसीज आई और ये कारनामा जो है वो हो गया, ठीक है, मैं ज्यूम कर रहा हूं ये जो है वो क्लियर है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट जो है वो एक, इन्होंने ना बीटल्स का कीड़े का एग्जांपल जो है वो एक ले रखा है, उस चीज को जो है वो मैं आपको समझाता हूं। तो इसने क्या बोला कि वेरिएशंस जो है वो कैसे जरूरी हैं स्पीशीज के अंदर उनके सर्वाइवल को प्रमोट करने के लिए। देखो ये एक ना बहुत डिबेटेबल टॉपिक है, ठीक है, मैं कई बार देखता हूं कि धरती के ऊपर जो सबसे पुराना जो मतलब मान लो ऑर्गेनिज्म जो फाइंड आउट किया गया
वो हम लोग साइनोबैक्टीरिया जो है वो बोल देते हैं, और वो आज भी प्रेजेंट है, ठीक है। तो लाइफ की फर्स्ट फॉर्म इज स्टिल एग्जिस्टिंग, तो इसका मतलब उसको वेरिएशन की, मतलब इट्स अ डिबेटेबल टॉपिक कि यार बदलाव हुए तो वो एग्जिस्ट करा, ठीक है, उसने अपने आप को ढाला तो वो लंबे टाइम तक जो है वो चला, लेकिन सबसे पहला स्पीशी भी आज तक एग्जिस्ट करता है, इसका मतलब उसके अंदर कोई खास वेरिएशन की जरूरत नहीं थी, वो वैसे ही खुश था और उसी तरीके से जो है वो एग्जिस्ट करता रहा अरबों खरबों सालों से जो है वो धरती के ऊपर प्रेजेंट है, ठीक है। तो लेकिन बहुत सारी चीजें वेरी करती रहती हैं, ठीक है, और वेरिएशंस कई बार हम लोग ऐसा बोलते हैं कि किसी ना किसी पॉइंट पे आके जरूरी भी हो जाती हैं, एनवायरनमेंट को मद्देनजर रखते हुए या बाकी चीजों को जो है वो मद्देनजर रखते हुए, तो वेरिएशन बहुत जरूरी है। अब इसमें ना एक एग्जाम्पल लिया गया है, ठीक है, वो मैं आपको समझाता हूं। वो क्या एग्जाम्पल है, पॉपुलेशन है किसी बीटल का, कीड़े का, ठीक है, इसको ऐसे कीड़ा समझ लो। ड्यू टू सर्टेन कंडीशंस कलर अरोज ड्यूरिंग द रिप्रोडक्शन so that one beetle is green instead of red, ठीक है। तो एक वेरिएशन हुई स्पीशी के अंदर, जिससे क्या हुआ कि जो कलर प्रोड्यूस हो रहा था वेरिएशन के अंदर, जो बीटल का, कीड़े का जो कलर प्रोड्यूस हो रहा था, वो रेड की बजाय जो है वो ग्रीन कलर का कीड़ा जो है वो प्रोड्यूस होने लग गया, ठीक है। अब क्या हुआ, मान लो आप इसको ऐसे समझो, मान लो ये पत्ता है कोई, ठीक है, और इस पत्ते के ऊपर जो है वो आपके पास एक ग्रीन कलर का कीड़ा जो है वो पड़ा हुआ है, तो देयर इज अ गुड प्रोबेबिलिटी कि कोई भी शिकारी जो है वो उस कीड़े को खाने वाला जो है वो उसको दूर से देख नहीं पाएगा। ये कैमोफ्लेज जो है वो हो गया कि वो कीड़ा ने अपना कलर ही पत्ते के जैसा जो है वो कर लिया, जिससे उसका सर्वाइवल जो है वो प्रमोट हो गया। ये पर्टिकुलर वेरिएशन, अगर ये कीड़ा यहाँ पे रेड कलर का होता तो ये कौए को या बाकी पक्षियों को जो उसको खाने वाले हैं वो बहुत ज्यादा एक्सप्लिसिटली विजिबल होता, जिससे उसकी मरने की प्रोबेबिलिटी या शिकार बनने की प्रोबेबिलिटी जो है वो काफी ज्यादा बढ़ जाती। लेकिन क्योंकि ये कीड़ा अब जो है वो ग्रीन कलर का है, तो ग्रीन कलर का कीड़ा जो है वो पत्ते के ऊपर नहीं दिख रहा, जिससे उसकी प्रोबेबिलिटी सर्वाइवल की जो है वो बढ़ गई है। कारण क्या है इस चीज का, क्योंकि क्रोज जो है वो रेड कलर, ग्रीन कलर्ड बीटल्स को ग्रीन कलर के पत्तों के ऊपर जो है वो नहीं देख पा रहे, तो इसीलिए उसकी पॉपुलेशन जो है वो ज्यादा होगी, किससे, रेड कलर वाले बीटल से जो है वो ज्यादा होगी, ठीक है। तो अब इसको हम लोग पढ़ लेते हैं। रिप्रोडक्शन के अंदर बहुत सारी इनएक्यूरेसीज जो है वो होती हैं रेप्लिकेशंस के अंदर, ये कॉपी पेस्टिंग फाइल्स के अंदर, जिससे कुछ वेरिएशंस जो है वो ऑफस्प्रिंग्स के अंदर आ जाती हैं, ये मैंने डिस्कस कर लिया। कुछ इंडिविजुअल्स आर मोर फेवरेबल टू वेरिएशंस, कई इंडिविजुअल्स के अंदर ज्यादा वेरिएशंस जो है वो होती हैं, जबकि कुछ इंडिविजुअल्स के अंदर जो वेरिएशंस हो रही हैं वो उनके सर्वाइवल के लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी होती हैं और पास करती रहती हैं, एक जनरेशन टू दूसरी जनरेशन जो है वो पास करती रहती है, ठीक है। तो मैं ज्यूम करके चल रहा हूं, ये पर्टिकुलर क्वेश्चन भी एग्जांपल्स से जो है वो आपको क्लियर है, ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। उसके बाद हम लोग जो है वो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोगों के पास आ रहा है वो क्या है, उसको देखते हैं। एक्सप्लेन हाउ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन गिव्स राइज टू मोर वायबल वेरिएशन देन एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, ठीक है। मतलब सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के अंदर जो वेरिएशन हो रही है, ठीक है, वो ज्यादा क्यों है एज कंपेयर टू एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, एंड हाउ डज दिस अफेक्ट द एवोल्यूशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म दैट प्रोड्यूस्ड सेक्सुअली। मतलब ये एवोल्यूशन ऑफ द ऑर्गेनिजम्स को कैसे अफेक्ट करती है जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस जो है वो कर रहे हैं, ठीक है। इसको आप ऐसे समझो ध्यान से कि दो पेरेंट्स इन्वॉल्व है, ठीक है, दो डिफरेंट, देखो ना आप ये समझ लो इसको कितना टफ काम है ये इसको आप ऐसे समझो, ये ऑफस्प्रिंग है, ठीक है, जो कि आपको फॉर्म करना है किस चीज से, ये मेल के फाइल्स पड़े हैं आपके पास और ये जो है वो फीमेल के फाइल्स जो है वो आपके पास पड़े हैं। फाइल्स आपको दोनों फोल्डर्स से जो है वो उठाने हैं और एक ही इसी तरह का सिमिलर फोल्डर जो है वो आपको फॉर्म करना है। तो आप कुछ फाइल्स यहां से लोगे, कुछ फाइल्स जो है वो यहां से लोगे, ठीक है। जब ये फाइल्स कॉपी पेस्ट हो रहे होंगे तो बहुत सारी प्रॉपर्टीज में मेल जो है वो जैसी होंगी
बहुत सारी प्रॉपर्टीज इस पर्टिकुलर फीमेल के जैसी होंगी। जो ऑफस्प्रिंग की फाइल नेटवर्क जो है वो उसका फॉर्म हो रहा है वो एकदम डिफरेंट होगा इन दोनों से, क्योंकि उसकी फाइल्स उन दोनों के मिक्सचर्स से जो है वो मिलके जो है वो बनी हुई है। तो यहीं पे जो है ना वो वेरिएशन आ जाती है। ठीक है, अगर यहाँ पे आप देखो कि सिंगल ही पेरेंट है, ठीक है, इसी की फाइल्स का बंटवारा जो है वो आपको करना है। ठीक है, तो फाइल्स का बंटवारा जो है वो हो गया, तो दो फाइल्स जो है वो फॉर्म की, जिसके अंदर बहुत सारी प्रोबेबिलिटी है कि यहाँ पे फाइल्स अपने आप ही जो है वो डबल ड्यूपलेट बन के डिवाइड होगी थी और अलग अलग जो है वो हमने कर दी। तो यहाँ पे वेरिएशंस के चांसेस जो है वो कम है, क्योंकि एक ही फोल्डर से हमने दो फोल्डर निकाले हैं। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, दो फोल्डर से हमें एक फोल्डर बनाना है। एक फोल्डर बनाते हुए कुछ फाइल्स यहाँ से कॉपी करनी है, कुछ फाइल्स हमें यहाँ से कॉपी करनी है, जिसके अंदर वेरिएशंस तो बट ऑब्वियसली आएंगी ही आएंगी। ठीक है, तो ड्यू टू प्रोडक्शन ऑफ वेरिएशन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एनिमल्स के अंदर बहुत क्विक एवोल्यूशन जो है वो होता है। एसेक्सुअल के अंदर जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो एग्जैक्ट कॉपीज होते हैं अपने पेरेंट्स की, और हार्डली कोई वेरिएशंस जो है वो उनके अंदर देखने को मिलती है। ठीक है, और ये वेरिएशंस जरूरी भी है, क्योंकि एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है, बहुत सारे फैक्टर्स जो है वो चेंज हो रहे हैं, तो उन फैक्टर्स के अंदर से जो फेवरेबल फैक्टर्स हैं इन एवोल्यूशंस के लिए या इन वेरिएशंस के लिए वो चलते रहते हैं, और थोड़े थोड़े चेंजेस जो हैं वो देखने को मिलते रहते हैं। ठीक है, ऐसा बोला जाता था पहले हमारी पूंछ थी, ठीक है, और धीरे धीरे हमने पूंछ जो है वो छोड़ दी। अब ऐसा बोला जा रहा है कि ईयर लॉब्स जो है वो खत्म होने वाले हैं, बाल जो है वो कम हो गए हुए हैं, तो धीरे धीरे बालों का जो ट्रेंड है वो काफी ज्यादा कम होता जा रहा है। ठीक है, मतलब नॉट ट्रेंड, मतलब जो आ रहे हैं नई जनरेशन जो देखने को मिल रही है। पहले बहुत सारे मुंह पे भी बाल थे इंसान के, ठीक है, अब सिर्फ साइड पे रह गए हैं। ठीक है, और अब लोगों ने काटने शुरू कर दिए हैं, और धीरे धीरे वेरिएशंस जो है वो आएंगी, और ऐसा बोला जाता है कि शायद आदमी जो है वो बाल्ड ही पैदा हो। ठीक है, बाकी ये तो टाइम बताएगा क्या होगा क्या नहीं होगा, सब अटकलें लगाते रहते हैं। ठीक है, चीजों के अंदर। उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो नेक्स्ट जो हमारे पास देखने को मिल रहा है वो क्या है, हाउ इज द इक्वल जेनेटिक कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ मेल एंड फीमेल पेरेंट एंश्योर द प्रोजेनी। ठीक है, इसका जो है वो मैं मतलब बताता हूँ आपको। पहले तो यहाँ पे जो है वो हम लोग क्या बना लेते हैं, फीमेल जो है वो बना लिया। ठीक है, और ये जो है वो हम लोगों ने मेल की फाइल्स जो है वो बना ली, और ये हम लोगों के पास जो है वो क्या हो गया, ये ऑफस्प्रिंग जो है वो हो गया। ठीक है, तो मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल्स डिवाइड्स बाय meiosis to form haploids. These gametes have equal genetic material. The zygote is formed by the fusion of male and female gametes. It has equal number of genetic contribution from the male and female. The individuals developed from the zygote these after. ठीक है, इसका मतलब मैं आपको समझा देता हूँ, एक बार मैं देख लेता हूँ आगे कुछ पैरे के अंदर तो नहीं लिखा हुआ कुछ दोबारा से। ठीक है, तो ये यहीं तक ही हमने यहाँ पे मेंशन कर रखा है। मैं ना आपको इसको अच्छे से समझाता हूँ। क्वेश्चन क्या है कि कैसे मेक श्योर करें इक्वल कंट्रीब्यूशन जो है वो मेल और फीमेल का होता है। अब इसका जो मेल और फीमेल का इक्वल कंट्रीब्यूशन है वो आप इसको ऐसे समझो कि इसने क्या देना है, इसने स्पर्म सेल जो है वो देना है। ठीक है, और यहां से इसको क्या मिलना है, ओवा जो है वो मिलना है। ओवा के अंदर जब स्पर्म सेल जो है वो मिलेगा तो हमारे पास किस पर्टिकुलर चीज का फॉर्मेशन होगा, सबसे पहला जो सेल बना हमारे पास, मतलब जो क्रिएचर जो है वो फॉर्म हो रहा है, वो जाइगोट का फॉर्मेशन जो है वो हो रहा है, जो कि मल्टीपल टाइम्स, 1 से 2, 2 से 4। अब ये देख लो, ये दो मेल और फीमेल आके मिले तो जाइगोट बना। जाइगोट के बनने में दोनों का कितना कितना परसेंट कंट्रीब्यूशन है, मेल का भी 50% कंट्रीब्यूशन है और फीमेल का भी 50% कंट्रीब्यूशन है। अब 50-50% की हिस्सेदारी इन दोनों की जो है वो इसके अंदर पड़ गई। ठीक है, अब ये तो ऊपर थे, मतलब ये जाइगोट जो है वो फॉर्म हुआ। अब वो जाइगोट जितना मर्जी आगे फर्दर डिवाइड होता रहे, तो जो भी डिविजन्स इसकी होंगी उसके अंदर हर एक डिवीजन में 50% कंट्रीब्यूशन, हिस्सेदारी जो है वो फीमेल की साइड से आ रही है, और 50% हिस्सेदारी ही जो है वो मेल की साइड से आ रही है, जिसकी वजह से हम लोगों के पास, हम ऐसा बोलते हैं कि इक्वल जेनेटिक कंट्रीब्यूशन जो है वो किसी भी प्रोजेनी के अंदर, मतलब किसी भी ऑफस्प्रिंग के अंदर मेल का और फीमेल पार्टनर का जो है वो रहता है, क्योंकि स्पर्म्स और
ओवा के मिलने से ही, जिसका 50-50 जो है वो हो गया, मतलब इक्वल इक्वल कंट्रीब्यूशन जो है वो हो गया, हमारे पास जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ, जो आगे माइटोसिस मियोसिस से बहुत सारी चीजों से जो है वो डिवाइड हो के एक जिसको बोलते हैं फिटस बन रहा है, एम्ब्रियो बन रहा है, और स्टेजेस जो भी उसकी रिप्रोडक्शन की हो रही हैं, चल रही हैं, तो वहां से सबसे गुजर के डेवलपमेंट की स्टेजेस से तो एक बच्चे के अंदर जो है वो कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो इक्वल कंट्रीब्यूशन जो है वो रहता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो इसके अंदर क्वेश्चंस की फॉर्म में ही आप देख रहे हो कि हम लोग कर रहे हैं। तो स्टडी फाउंड दैट चिल्ड्रन विद लाइट कलर्ड आई आर लाइकली टू हैव पेरेंट्स विद लाइट कलर्ड आई। ठीक है, मतलब इस पहली लाइन का मतलब यह है कि नीली आंखों वाले बच्चे, तो बहुत सारी प्रोबेबिलिटी है कि पेरेंट्स भी जो है वो नीली आंखों वाले ही होंगे। ये पहली लाइन का मतलब है कि ऐसा स्टडी के अंदर फाइंड किया गया, मतलब ऐसा प्रशिक्षण जो हमने परीक्षण किए या एक्सपेरिमेंट्स किए, उसके अंदर हम लोगों ने देखा कि जो नीली आंखों वाले बच्चे थे उनके पेरेंट्स भी नीली आंखों वाले ही थे, लाइट कलर्ड आईज वाले या नीली आंखों वाले, जो भी हम लोग बोल रहे हैं। ऑन द बेसिस वी कैन से एनीथिंग अबाउट वेदर द लाइट कलर ट्रेट इज डोमिनेंट या रिसेसिव, वाई और वाई नॉट। क्या इस बेसिस के ऊपर हम लोग ये बोल सकते हैं कि लाइट कलर ट्रेट जो है वो डोमिनेंट है या लाइट कलर ट्रेट जो है वो रिसेसिव है? तो मैं आपको ना इसको ऐसे समझाता हूं, ये एक इंफॉर्मेशन जो है ना वो कंप्लीट नहीं है। ठीक है, एक मैं आंसर साथ में शो करके ना फिर आपको समझाता हूं। मान लो ये मेल है मेरे पास, मैं दो सिचुएशंस लेता हूं, और ये मेरे पास जो है वो फीमेल है। ये सिनेरियो 1 हो गया हमारा, और सिनेरियो 2 के अंदर ये एक मेल है और ये एक मेरे पास क्या होगी, फीमेल जो है वो होगी। ठीक है, अब लाइट कलर्ड आई का मेल के अंदर जो ट्रेट था वो LL था, मतलब ट्रू ब्रीडिंग था, लाइट कलर्ड ही था। फीमेल की लाइट कलर्ड आईज नहीं थी, उसकी डार्क कलर्ड आईज थी, तो उसको मैंने स्मॉल एल बोल दिया। स्मॉल एल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? रिसेसिव ट्रेट है। रिसेसिव मैंने अभी डिस्कस किया, जो एक्सप्लिसिटली विजिबल नेक्स्ट जनरेशन में अगर किसी जीन डोमिनेंट के साथ आएगा तो नहीं होगा। अब इनकी जो ब्रीडिंग बनी तो वो ये बनी। ठीक है, क्योंकि जो ऑफस्प्रिंग हुआ वो यहां से भी उठाएगा, यहां से भी उठाएगा फाइल को। अब एक फाइल इसने फादर से उठाई कैपिटल एल वाली, मदर से उठाई स्मॉल एल वाली, लेकिन कैपिटल एल वाली फाइल डोमिनेंट थी, तो जो बच्चा पैदा हुआ वो कौन सी आईज वाला पैदा होगा? लाइट कलर्ड आईज वाला जो है वो पैदा होगा। ठीक है, दूसरा अगर हम लोग बात करें तो इसके अंदर एक चीज और है, ये लाइट कलर्ड आई वाला फादर था और ये ब्लैक कलर्ड आई वाली मदर थी। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि बच्चा अगर लाइट कलर्ड आईज वाला हो रहा है तो उसके दोनों पेरेंट्स लाइट कलर्ड आईज वाले ही होंगे। तो ये भी हो सकता है कि फादर जो है वो लाइट कलर्ड आईज का डोमिनेंट लेके बैठा हो और जो मदर है वो ब्लैक कलर्ड आईज वाली ही प्रेजेंट जो है वो हो। ठीक है, तो इसीलिए ये बोलना मतलब इनकम्प्लीट सी स्टेटमेंट है। फ्रॉम द स्टडी वी कैन नॉट मेक एनी इन्फ्रेंस वेदर द लाइट कलर्ड आई ट्रेट इज रिसेसिव और डोमिनेंट। ठीक है, अब मान लो दोनों के ही LL होते, ठीक है, मतलब मान लो यहाँ पे L था और यहाँ पे भी L था। ठीक है, तो यहाँ पे जो ट्रेड फॉर्म हुआ वो भी L ट्रेड जो है वो फॉर्म हो गया। तो अगर ये वाला सिनेरियो है तो फादर भी जो है वो हमारे पास क्या हो गया? लाइट कलर्ड हो गया। मदर भी जो है वो लाइट कलर्ड आई वाली होगी, तो जो ऑफस्प्रिंग फॉर्म हो रहा है वो भी क्या हो रहा है? लाइट कलर्ड आई वाला ही हो रहा है। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि हम लोग कुछ ऐसा बता सकते हैं कि कौन सा जीन जो है वो डोमिनेंट है और कौन सा जीन जो है वो रिसेसिव है। अगर वो बच्चा ये वाला है जिसके फादर और मदर दोनों ही LL वाले हैं, कैपिटल, मतलब दोनों ही लाइट कलर्ड आईज के डोमिनेंट जीन्स जो है, मतलब जीन्स जो है वो लेके बैठे हुए हैं ट्रू ब्रीडिंग्स वाले, तो बच्चा पैदा होगा लाइट कलर्ड वाला। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे लाइट कलर्ड वाला हो रहा है, हमें ये नहीं पता कि हम इस सिनेरियो पे बैठे हैं इस सिनेरियो पे बैठे हैं। तो कोई भी ऐसे इन्फ्रेंस निकालना कोई मतलब हम लोग ये नहीं बता सकते, क्योंकि ये सारा रिलेटिव चलता है कि कौन सा जीन रिसेसिव है या कौन सा जीन जो है वो डोमिनेंट है। ठीक है, तो ये एक इन्फ्रेंस निकालना जो है, बिकॉज बोथ द पेरेंट्स हैव लाइट कलर्ड आईज, all the children will definitely have light colored eyes, though variations can exist. From the study we cannot make the inference whether light colored eye trait is recessive or dominant, because
बोथ द पेरेंट्स हैव लाइट कलर्ड आईज, यहाँ पे दोनों पेरेंट्स की लाइट कलर्ड आईज है, ठीक है। तो हम ये नहीं बोल सकते क्या हो सकता है ये वाला सिनेरियो जो है वो एग्जिस्ट कर रहा हो, ये वाला, अगर ये वाला सिनेरियो एग्जिस्ट कर रहा है, एक ब्लैक है और एक लाइट कलर्ड पेरेंट्स है, फिर हम लोग कुछ इन्फ्रेंस जो है वो निकाल सकते हैं देख के कि फादर जो है वो डोमिनेंट होगा, क्योंकि मदर का अगर हमें पता है कि ट्रू ब्रीडिंग के अंदर जो है वो ब्लैक प्रेजेंट है, आई जो है, फिर हम बता सकते हैं कि फादर जो है वो डोमिनेंट है। लेकिन अगर दोनों ही लाइट कलर्ड आईज वाले हैं, फिर इन्फ्रेंस निकालना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट जो है वो हो जाता है, हम लोग इस तरह से जो है वो नहीं बता सकते हैं। मैं चाहता हूं एक बार आप ना ये वाला क्वेश्चन फिर से रीड करो, ठीक है। ऑन द बेसिस वी कैन से दैट वेदर द लाइट कलर ट्रेट इज डोमिनेंट और रिसेसिव, चाइल्ड लाइट कलर्ड आइज है लाइकली टू हैव पेरेंट्स विद लाइट कलर्ड आइज, ठीक है। तो उसने बोला बच्चे की लाइट कलर्ड आइज और पेरेंट्स की भी लाइट कलर्ड आइज है, ठीक है। इसके ऊपर जो है वो आपको बताना है, तो फिर मैं वही चीज जो है वो बता रहा हूँ। अभी लाइट कलर्ड आइज ये सिनेरियो है, ये सिनेरियो है, हमें नहीं पता, क्योंकि दोनों अगर लाइट कलर्ड आइज थे तो ये भी लाइट ही बट ऑब्वियसली होगा, क्योंकि ट्रू ब्रीडिंग्स के दोनों जीन्स जो है वो प्रेजेंट है। अब यहाँ पे अगर एक लाइट होता है एक जो है वो डार्क होता, फिर हम लोग जो है वो इन्फ्रेंस कर सकते थे। तो दैट इज अ इनकम्प्लीट स्टेटमेंट। स्टडी करते टाइम पे हम लोगों को पूरा आर पार चीजों के जो है वो जानना होता है, हर चीज को जो है वो टेकअप करके साथ में चलना पड़ता है, ठीक है। सारे सिनेरियोज जो है वो बिल्डअप करने पड़ते हैं, तो इस तरह से हम लोग नहीं बता सकते हैं। ये सिनेरियो हुआ तो यस बता सकते हैं, ये सिनेरियो हुआ तो नहीं बता सकते हैं, ठीक है। मैं ज्यूम करके चल रहा हूँ, ये जो है वो क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो बेटा जी हम लोग मेंडल के बारे में देखने वाले हैं। बहुत बड़े स्टेटिशियन जो है वो ये थे, स्टैटिस्टिक्स के अंदर काफी ज्यादा रुचि जो है वो रखते थे, और इन्होंने ना ये मतलब इससे पहले ना बायोलॉजी और स्टैटिस्टिक्स को एक साथ जो है वो नहीं देखा गया था। तो इन्होंने क्या किया मैं आपको बताता हूँ। इन ट्रेड्स को जो है अंडरस्टैंड कर रहे थे, कौन सा ट्रेड डोमिनेंट है, कौन सा ट्रेड जो है वो रिसेसिव है, किस तरह से ट्रेड्स जो है वो ट्रांसफर होते हैं, ठीक है। अलग अलग एक्सपेरिमेंटेशंस जो है वो इन्होंने किए, और इन्होंने पूरा का पूरा जो है वो एक जिसको बोलते हैं, मतलब आप समझ लो कि एक्सपेरिमेंटल फॉर्मुलेशंस यूज करके, स्टैटिस्टिक्स को यूज करके सारी चीजों को जो है वो मैथमेटिकली स्टडी किया, ठीक है। इसलिए ये इतना फेमस जो है वो हम लोगों के पास हुआ। मैं ना आपको इसको समझाता हूं, मतलब क्या मैथमेटिकली स्टडी किया। देखो इस बंदे ने ना एक्सपेरिमेंट किए किस चीज के ऊपर, पी प्लांट के ऊपर, ठीक है। मटर के जो है वो प्लांट के ऊपर। मटर के प्लांट पे क्यों एक्सपेरिमेंट किए, क्योंकि भाई जिस जगह पे रहता था वहां पे मटर बहुत अच्छे से जो है वो अवेलेबल थे, और बहुत सारी वैरायटी के मटर थे। कोई गोल मटर था, कोई रिंकल्ड मटर था, कोई पीला था, कोई हरा था। तो इसने क्या किया, उन सारी डिफरेंट वैरायटीज के अंदर जो है वो ब्रीडिंग्स करवाई, ठीक है। जैसे पीले मटर को हरे मटर से जो है वो ब्रीड करवाया, नीले जो रिंकल्ड मटर है उसको राउंड मटर से जो है वो रिंकल जो है वो ब्रीड करवाया, और हर एक डाटा को वो लिखता गया। और ब्रीड कैसे करवाया, जैसे 100 पीले मटर लिए और 100 जो है वो हरे मटर लिए, ब्रीड करवा दिया, और देखा कि आगे ऑफस्प्रिंग जो है वो कैसे पैदा हो रहा है, ठीक है। तो शायद ऐसा रिजल्ट आया कि 80 जो है या 75 जो है वो उसमें से निकल के पीले निकले, लेकिन 25 जो है वो हम लोगों के पास जो है वो हरे निकल रहे हैं, ठीक है। तो इसने हर एक चीज का एक बल्क सैंपल लेके एक्सपेरिमेंट जो है, वैसे नहीं है कि भैया एक पीला करा एक नीला करा और वहीं पे उसने थ्योरी जो है बना दी, 100 पीले करा के 100 नीले के साथ जो है वो थ्योरी बना रहा है, ठीक है। तो स्टैट्स का बड़ा अच्छा इस्तेमाल करके बहुत सारे डाटास को जो है वो उसने कलेक्ट किया। उसका सैंपल स्पेस जो था वो क्या था, प्रोबेबिलिटी के अंदर आप सब लोग समझते हैं सैंपल स्पेस जो टर्म रहती है वो डिफरेंट डिफरेंट वेराइटीज के जो पी प्लांट्स थे वो उसका सैंपल स्पेस था, जिसके अंदर से वो डिफरेंट वेराइटी के पी प्लांट को एक को दूसरे से, दूसरे को तीसरे से जो है वो क्रॉस ब्रीड करवा के लार्ज नंबर के अंदर फिर जो आउटपुट रिजल्ट्स जो है वो निकलते थे, ठीक है, उनको जो है वो स्टडी करता था और देखता था कि कैसे ट्रेट्स जो है वो एक उससे जो है वो दूसरे की तरफ जो है वो ट्रांसफर हो रहे हैं। तो पहला सवाल ये आता है दिमाग में कि यार मेंडल ने जो है वो पी प्लांट ही क्यों चूज किया। तो मेंडल का पी प्लांट चूज करने का जो मेन मकसद था वो ये था कि पी प्लांट की बहुत सारी वैरायटीज उसके आसपास जो है वो अवेलेबल थी, ठीक है। उसको कहीं दूर जाके जो है वो नहीं लेके आने पड़ने थे, और मैनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ पीज आर अवेलेबल टू ब्रीड टुगेदर, और ये सारे आपस में जो है वो ब्रीड करते थे। कुछ टॉल पीस थे, शॉर्ट पीस थे, येलो थे, ग्रीन थे, रिंकल्ड थे, राउंड थे, डिफरेंट डिफरेंट तरह के पी प्लांट्स जो है वो थे। और दूसरी सबसे बड़ी खासियत हम लोगों के पास क्या थी कि पी प्लांट जो है वो बाइसेक्सुअल फ्लावर है। बाइसेक्सुअल फ्लावर को क्रॉस कराना, क्रॉस फर्टिलाइजेशन करना इसके अंदर बहुत इजीली जो है वो पॉसिबल है। बाइसेक्सुअल फ्लावर से मतलब ये है कि उसके अंदर मेल और फीमेल दोनों पोर्शंस जो है
वो प्रेजेंट है और आपस में भी खुद भी वो सेल्फ पॉलिनेट कर सकता है और किसी दूसरे के साथ भी वो क्रॉस पॉलिनेशन जो है वो कर सकता है। तो ये सारी खूबियों की वजह से जो है वो पी प्लांट का जो है वो सिलेक्शन किया गया और जहां पे पी प्लांट को जो है वो मेंडल ने चूज किया था अपने पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंटल सेटअप्स के लिए। मैं ज्यूम कर रहा हूं ये पी प्लांट वाला कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं कि यार मेंडल ने किया क्या था। ये सवाल भी कई बार पेपर में पूछा जाता है कि व्हाट मेंडल डिड इन हिज एक्सपेरिमेंट। तो उसने क्या किया यार, नेचुरल पॉलिनेशंस के लिए तो उससे वेट होनी थी। बाइसेक्सुअल फ्लावर वो ऑलरेडी जो है वो ले चुका था पी प्लांट का, क्योंकि उसकी डिफरेंट वेराइटीज की अवेलेबिलिटीज की वजह से। तो उसने क्या किया, आर्टिफिशियल पॉलिनेशंस के एक्सपेरिमेंट्स जो है वो शुरू किए गए, जिसमें उसने बहुत सारे ट्रू ब्रीडिंग्स जो है वो पी प्लांट के लिए, ट्रू ब्रीडिंग्स पी प्लांट के उसने सेलेक्ट किए। जैसे फॉर एग्जांपल कोई टॉल है तो उसके अंदर टी टी जो है वो प्रेजेंट है, कोई शॉर्ट है उसके अंदर टी ट्री जो है वो प्रेजेंट है। ये दोनों को हम लोग ट्रू ब्रीडिंग बोल देते हैं। मतलब उसने इस तरह का पी प्लांट जो है वो नहीं चूज किया। दिस इज नॉट अ ट्रू ब्रीडिंग, क्योंकि इसके अंदर एक ही करेक्टर के दो डिफरेंट जीन्स जो है वो प्रेजेंट है, जो कि एक जो है वो डोमिनेंट है, एक रिसेसिव होने की वजह से ये लग टॉल रहा है। दिस अपीयर्स टू बी टॉल बट नॉट अ ट्रू ब्रीडिंग, क्योंकि इसके अंदर जो दूसरा जीन है वो एक रिसेसिव ड्वार्फ जो है वो पी प्लांट का जीन है। तो उसने इसको चूज नहीं किया, ठीक है। इसको ना चूज करते हुए उसका जो सिलेक्शन रहा वो मेजरली जो है वो ट्रू ब्रीडिंग्स के ऊपर जो है वो रहा, ठीक है। तो उसने अपने एक्सपेरिमेंट्स में ट्रू ब्रीडिंग्स को जो है पी प्लांट के लिया और बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स जो है वो किए। उसके बाद एक एक करके मैं सारे सवालों को जो है वो डिस्कस कर रहा हूं। और मेंडल के एक्सपेरिमेंट में कैसे शो हो रहा है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, कि हाउ डू मेंडल एक्सपेरिमेंट शो दैट, मेंडल का एक्सपेरिमेंट कैसे शो करता है कि जो ट्रेट्स हैं, मतलब जो कैरेक्टर्स हैं किसी भी चीज के, वो डोमिनेंट भी होते हैं और रिसेसिव भी जो है वो होते हैं, ठीक है। तो मैं ना आपको इसको ऐसे समझाता हूं। सबसे पहले मैंने आपको क्या बोला कि मेंडल ने जो है वो ट्रू ब्रीडिंग्स लिए। तो आप ना इसको ऐसे समझो, एक उसने टॉल प्लांट लिया और एक उसने जो है वो कौन सा प्लांट लिया, शॉर्ट प्लांट लिया। अब दोनों ट्रू ब्रीडिंग्स थे तो इनके अंदर कुछ इस तरह का जो है वो कॉन्सेप्ट देखने को मिला, ट्रू ब्रीडिंग। इसके अंदर दोनों जीन्स शॉर्ट ही हैं, इसीलिए ये शॉर्ट अपीयर कर रहा, और इसमें दोनों ही जो है वो टॉल हैं, इसलिए ये टॉल जो है वो अपीयर भी कर रहा, ठीक है। अब टॉल और टॉल ऐसे लिखा मैंने, और यहाँ पे ये जो है वो मैंने ऐसे लिखा, क्योंकि जब भी ये दोनों आपस में मिक्स करेंगे या इनका पॉलिनेशन फर्टिलाइजेशन जो है वो करवाया जाएगा, तो होगा क्या, एक इसका और एक इसका आपस में जो है वो क्रॉस करके एक नया ऑफस्प्रिंग जो है वो फॉर्म करेंगे, ठीक है। तो बट ऑब्वियसली जो हमारे पास मिल रहा है, बन रहा है, वो इन दोनों के क्रॉस से जो है वो बन रहा है। अब हमें ये नहीं पता कि ये वाला टी जाएगा, ये वाला जाएगा, ये वाला जाएगा या ये वाला जाएगा, हमें नहीं पता, ठीक है। तो चारों जा सकते हैं। ऊपर वाला फर्स्ट का कॉम्बिनेशन इसके साथ भी हो सकता है, इसका इसके साथ भी, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, कोई भी किसी के साथ भी जा सकता है, ठीक है। क्योंकि यहां पे जो क्रॉस हो रहा है टॉल ट्रू ब्रीडिंग और शॉर्ट ट्रू ब्रीडिंग के बीच में, वो कैसे हो रहा है, हो सकता है ये मैंने ये पहले वाला टी लिखा, ये मैंने दूसरे वाला लिखा, ये पहले वाला छोटा टी, दूसरे वाला छोटा टी। अब जब इनका क्रॉस हुआ तो ये ऐसे भी हो सकता है, ऐसे इन दोनों का क्रॉस से देखो हमारे पास क्या फॉर्म हो रहा है, ये फॉर्म हो रहा है मेरे पास क्रॉस से। इसको छोड़ो तुम, क्योंकि ये तो हमारे पास जिसको बोलते हैं हमने पी प्लांट ही ले लिए। जो मेन आउटपुट रिजल्ट है दैट इज 1 2 3 और 4, और आउटपुट रिजल्ट को अगर तुम लोग एनालाइज करो तो ये मेरे पास आउटपुट रिजल्ट है। अब ये आउटपुट रिजल्ट मेरे को क्या बता रहा है, ध्यान से इस चीज को जो है वो समझना। इसके अंदर दो जीन्स है, एक कैपिटल टी, एक स्मॉल टी। अब हमें पता है कि जो कैपिटल टी वाला जीन है वो हम लोगों के पास कौन से करेक्टर को लेके बैठा हुआ, डोमिनेंट करेक्टर को जो है वो लेके बैठा हुआ। तो बट ऑब्वियसली ये जो प्लांट जिसके अंदर एक बड़ा टी छोटा टी, विच इज नॉट इवन अ ट्रू ब्रीडिंग, ठीक है, ये हमारे पास कौन से वाला जो है वो होगा, ये दिखने में टॉल जो है वो होगा। मतलब जब एक शॉर्ट ट्रू ब्रीडिंग का एक टॉल ट्रू ब्रीडिंग के साथ जो है वो क्रॉस करवाया गया, तो हमने क्या चीज जो है वो फाइंड आउट करी। मान लो उसने 100 प्लांट्स ट्रू ब्रीडिंग्स के जो है टॉल और शॉर्ट लेके क्रॉस करवाया, तो 100 के 100 जो हमारे पास प्लांट्स फॉर्म हुए, उनका ऑफस्प्रिंग जो है वो फॉर्म हुआ, सारे के सारे प्लांट्स जो है वो टॉल थे। क्यों? क्योंकि कोई प्रोबेबिलिटी में कुछ भी स्टैट्स के अंदर कोई ऐसा केस बनता ही नहीं है जहां पे हम लोगों के पास जो है वो
कैपिटल टी स्मॉल टी ना हो। 4 केसेस बन रहे हैं, चारों केसेस के अंदर जो जीन्स एक दूसरे से कंबाइन कर रहे हैं, सारे के सारे के अंदर जो बनने वाला केस है वो स्मॉल टी और कैपिटल टी ही है। इसका मतलब जब इसको देखेंगे तो इसके अंदर कैपिटल टी वाला डोमिनेंट जीन जो है वो प्रेजेंट है। अगर इसमें डोमिनेंट जीन प्रेजेंट है कैपिटल टी वाला, तो ये कैसा दिखेगा प्लांट? बट ऑब्वियसली टॉल दिखेगा। तो इसका मतलब सारे जो भी प्लांट्स जो है वो हमारे पास फॉर्म होंगे। तो यहां पे भी देख लो, टॉल, ये भी टॉल, ये भी टॉल और ये भी डॉल। ठीक है, तो सारे के सारे जो है वो हम लोगों के पास टॉल ही जो है वो होने वाले हैं। तो मैं ज्यूम कर रहा हूं ये जो है वो आपको क्लियर है। ठीक है, तो दूसरा इसके बाद मैंने क्या करता हूं, ये तो था मेरे पास एफ, इसके अंदर ना देखो F1 है, इसको मतलब होता है फर्स्ट फीलियल जनरेशन। फर्स्ट फीलियल जनरेशन में हमने क्या किया, इसको क्रॉस करवाया किसके साथ? इसके साथ। ठीक है, तो हमने आउटपुट रिजल्ट हमारे पास क्या आया, हमारे पास ये आउटपुट रिजल्ट जो है वो बना। अब मैं क्या कर रहा हूं, सेकंड F2, सेकंड फीलियल जनरेशन की बात कर रहा हूं, जनरेशन 2 की बात कर रहा हूं। तो जनरेशन 2 में अब मैंने इसको इसी के जैसे दूसरे के साथ क्रॉस करवाया, क्योंकि यहां से जो हमारे पास 4 केसेस निकले थे डिफरेंट डिफरेंट, सारे टॉल थे, कोई भी एक पकड़ा दूसरा पकड़ा, उसको खुद के साथ जो वो क्रॉसिंग हमने करवा के देखी। तो यहां पे देखो हमारे पास क्या फॉर्म हो रहा है, पहले वाला लिया उसका टी स्मॉल टी लिखा, दूसरे वाला लिया उसका टी स्मॉल टी लिखा, और यहां पे देखो हम लोगों के पास क्या होने वाला, ये, ठीक है, और ये मिल रहे हैं, और ये मिल रहा है, और ये जो है वो यहाँ पे फॉर्म हो रहा है। बहुत ही डिफरेंट वैरायटीज जो है वो यहाँ पे मिल रही हैं। ठीक है, अब डिफरेंट वैरायटीज को स्टडी करते हैं। 1 2 3 4, 1 जो है वो मेरे पास टी है, तो बट ऑब्वियसली ये क्या दिखेगा, टॉल दिखेगा, और ये है क्या, ट्रू ब्रीडिंग है। ठीक है, देख के आइडेंटिफाई नहीं कर सकते लेकिन है ट्रू ब्रीडिंग। दूसरा हमारे पास, दूसरा और तीसरा सेम है, ये भी टॉल दिखेगा, ठीक है, लेकिन ये ट्रू ब्रीडिंग नहीं है। और यहां पे देखो एक और केस आया जो कि शॉर्ट जो है वो दिख रहा है। ये बड़ा यार रोचक केस है। मतलब हमने उन सैंपल्स के अंदर से बहुत सारे, मान लो हमने 100 पहले ट्रू ब्रीडिंग लिए, 100 शॉर्ट ट्रू ब्रीडिंग लिए, टॉल शॉर्ट को करवा के 100 पौधे हमने अलग बना दिए। उन 100 के 100 पौधों को, उसमें से 50 को अलग अलग जो है वो हमने फिर से क्रॉस करवाया, और हमें क्या देखा, हर 4 में से एक पौधा शॉर्ट है। क्योंकि देखो दिस इज टॉल, दिस इज ऑल्सो टॉल, दिस इज ऑल्सो टॉल, दिस इज शॉर्ट। इसका मतलब ये हुआ कि मान लो मैंने 100 पौधे जो है वो आपस में F2 जनरेशन के अंदर बनाए, तो इसमें से 75 पौधे मेरे जो है वो टॉल दिखेंगे, और 25% पौधे मेरे जो है वो क्या दिखेंगे, शॉर्ट। गेम समझ रहे हो, शॉर्ट दिखेंगे। मतलब बहुत बड़ा सैंपल स्पेस लेके एक दूसरे के साथ जो वो क्रॉसिंग करवाई जा रही है कुछ पर्टिकुलर ट्रेड्स की। अब यहाँ पे हम लोग सिर्फ हाइट का एक सिंगल ट्रेड जो है वो लिया है, उसने मल्टीपल लिए, उसने उसके बाद जो है वो 2 ट्रेड्स को अलग अलग डिफरेंट लेके 2 डिफरेंट ट्रेड्स के साथ क्रॉस करवाया। बहुत लंबा चौड़ा काम किया इसने, सारी जिंदगी जो है वो इन चीजों पे लगा दी। ठीक है, तो F1 जनरेशन और F2 जनरेशन के अंदर हम लोगों ने क्या चीज जो है वो फाइंड आउट करी कि 3:1 रेशो के अंदर जो F2 जनरेशन में 3 रेशोज जो है, 3/3 पार्ट जो है इसका, 3 वाला जो पार्ट है वो टॉल पैदा हो रहा है, और जो एक पार्ट है वो शॉर्ट जो है वो हो रहा है। ठीक है, और अब क्वेश्चन पे फिर से आ जाते हैं। ये हमने सारा जो है वो थ्योरी में लिखा हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन पे फिर से आते हैं। यहां पे क्या है, हाउ डू मेंडल एक्सपेरिमेंट शो दैट ट्रेड्स कैन बी डोमिनेंट और रिसेसिव। अब इसको यहां से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। मेंडल ने प्योर पी प्लांट लिए और क्रॉस करवाया उसको ड्वार्फ ट्रू ब्रीडिंग के साथ, और ऑब्जर्व किया कि सारी की सारी प्रोजेनी जो बन रही है वो टॉल ही जो है वो बन रही है। इसको उसने F1 जनरेशन बोल दिया, और उसको एक चीज यहां पे समझ में आ गई कि एक ट्रेट जो था वो डोमिनेंट है और दूसरा ट्रेट जो है वो रिसेसिव है। देखो क्वेश्चन आता है कैसे पता लगेगा, देखो यार शॉर्ट प्लांट है, वो जो बच्चा पैदा कर रहा है वो टॉल पैदा हो रहा है, इसका मतलब जो उसका अपना कैरेक्टर था, जो शॉर्टनेस थी, वो अगली जनरेशन में नहीं दिखी। इसका मतलब ट्रेट्स जो आगे आए वो डोमिनेंट भी हैं और भैया कुछ रिसेसिव भी हैं। तो ये पहली चीज से अपने को जो है वो समझ आ गया कि ट्रेट्स डोमिनेंट भी हो सकते हैं और रिसेसिव भी हो सकते हैं। अब कैसे फर्स्ट जनरेशन जो है वो हमारे पास फॉर्म हुई, ये हम लोगों ने जो है वो डिस्कस कर लिया। उसके बाद हमारे पास F2 जनरेशन के अंदर क्या देखा गया,
जब सेल्फ पॉलिनेट जो है वो करवाया गया F1 जनरेशन को, तो हमने क्या ऑब्जर्व किया कि 3 जो है वो हमारे पास टॉल हो रहे हैं और एक जो है वो हमारे पास डॉर्फ हो रहा है, जो कि देखने को मिल रहा है। अब यहां पे एक चीज और है ध्यान देने वाली कि भैया हमने बड़े बड़े लंबे लंबे, देखो ना, पहले एक लंबा लिया छोटा लिया, सारे बच्चे लंबे पैदा हुए, ठीक है ना। अब लंबे लंबे बच्चे उठाए हमने, उनका आगे ब्रीड करवाया, तो 25% बच्चे छोटे पैदा हो रहे हैं। भाई ये तो बड़ी रोचक चीज है यार, कि बच्चे सारे पेरेंट लंबे और बच्चे 25% जो वो छोटे पैदा हो रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि भैया कुछ ऐसा हिडन था फर्स्ट जनरेशन के अंदर जो वहां पे नहीं दिख रहा था, लेकिन F2 जनरेशन के अंदर वो चीज जो है वो एक्सपेरिमेंट के थ्रू जो है वो एक्सप्रेस हो गई, ठीक है। तो एक्सपेरिमेंट के थ्रू एक्सप्रेस होगी, ये क्या बता रहा है कि ट्रेड्स डोमिनेंट भी होते हैं और बहुत सारे ट्रेड्स जो है वो रिसेसिव भी जो है वो रहते हैं, ठीक है। मैं ज़ूम कर रहा हूं, ये पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट जो है वो आपको क्लियर है। बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मेंडल एक्सपेरिमेंट्स कैसे शो करता है कि ट्रेड्स जो है वो डोमिनेंट भी है और रिसेसिव भी जो है वो होते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों के पास है कि मेंडल का जो एक्सपेरिमेंट है वो कैसे शो करता है कि ट्रेड्स जो है वो इनहेरिटेड इंडिपेंडेंटली। इनहेरिटेड इंडिपेंडेंटली का मतलब है, ये मैं आपको अभी समझाता हूं। इंडिपेंडेंटली मतलब अपनी मन चाही मर्जी से जो है वो दिख रहे हैं, इनहेरिट हो रहे हैं, आगे आगे जनरेशंस के अंदर जो है वो पास हो रहे हैं, ठीक है। अपनी मन से मतलब उनका मन नहीं है, मतलब इंडिपेंडेंटली मतलब किसी बाउंडेशन के अंदर नहीं है, ठीक है। कुछ भी हो सकता है उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे, अभी समझाता हूं, ठीक है। आपको ये सारा जो है वो समझ में आ जाएगा, लेकिन इसके लिए ना मैं आपको क्या जो है वो बताता हूं। हमने इस पर्टिकुलर जगह पे पीछे क्या किया था, टॉल और शॉर्ट के बीच में क्रॉस करवाया था, जहां पे हम लोग ये फाइंड आउट कर रहे थे कि ट्रेड्स जो है वो डोमिनेंट है या रिसेसिव है, ठीक है। यहां पे हम लोग देखेंगे कि दो अलग अलग जो है वो हमने प्लांट्स लिए। एक प्लांट लिया राउंड ग्रीन सीड्स वाला और दूसरा जो है वो कौन सा लिया, रिंकल्ड येलो सीड्स वाला, ठीक है। मतलब हम लोग क्रॉस किस किस के बीच में करवा रहे हैं, एक हम लोग ले रहे हैं राउंड ग्रीन का क्रॉस करवा रहे हैं किसके साथ, रिंकल्ड ये वैरायटी है पी प्लांट की। अब यहाँ पे ना दो ट्रेड्स हो गए, पहले टॉल शॉर्ट सिंगल सिंगल ट्रेड के बारे में बात कर रहे थे, यहाँ पे तो डिफरेंट ट्रेड्स को हम लोग जो है वो स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। अब राउंड ग्रीन देखो, मेंडल ने एक चीज अपने दिमाग में बिठा लेनी कि भैया जो फर्स्ट जनरेशन बनेगी ना वो भाई ट्रू ब्रीडिंग होनी चाहिए, ट्रू ब्रीडिंग। अब ट्रू ब्रीडिंग होनी चाहिए तो मैं आपको बताता हूं, राउंड के लिए हमने कैपिटल R वर्ड यूज किया ट्रू ब्रीडिंग का, और ये जो है वो स्मॉल r इस्तेमाल कर रहे हैं रिप्रेजेंटेशंस के लिए। ग्रीन के लिए जो है वो हम लोग स्मॉल y ले रहे हैं और येलो के लिए हम कैपिटल Y जो है वो ले रहे हैं। स्मॉल और कैपिटल हमने कैसे जो है वो फाइंड आउट किए वो आपको पता है। राउंड वाला डोमिनेंट है, हमने अपनी मर्जी से नहीं बनाया, उसके एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट का जो है वो हमने इस्तेमाल कर रहे हैं समझाने के लिए स्टैटिस्टिकली। और रिंकल्ड R जो कि रिसेसिव ट्रेट है इसलिए छोटा रिप्रेजेंट करा, ग्रीन जो कि हमारे पास रिसेसिव ट्रेट है Y से, और येलो जो कि डोमिनेंट ट्रेट है उसको हमने कैपिटल Y से जो है वो ले लिया, ठीक है। अब यहां पे राउंड ग्रीन था, अब देखो जब इसकी राउंड मतलब एक ही करेक्टर के उसके पास दो जो है वो प्रेजेंट होंगे जीन्स, और यहां पे भी येलो एक ही करेक्टर के दो जीन्स जो है वो प्रेजेंट है, और ये मेरे पास क्या होगी, ये हम लोगों की जो है वो ट्रू ब्रीडिंग जो है वो होगी, ठीक है। ऐसे ही देखो R रिंकल्ड, रिंकल्ड के लिए वर्ड यूज हुआ है R, तो दो R होंगे क्योंकि एक ही करेक्टर के दो जीन्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन वाले ऑफस्प्रिंग्स के अंदर। और वाई बोले तो यहाँ पे ये भी ट्रू ब्रीडिंग है जिसमें रिंकल्ड ग्रीन जो है वो उसकी बात हमारे पास हो रही है। अब ध्यान से जो चीज अंडरस्टैंड करने वाली है ना, तो इसके अंदर अगर मैं सिर्फ जीन्स की बात करूं तो कौन कौन से जीन्स प्रेजेंट है, यहां पे देख लो, राउंड रिंकल्ड येलो ग्रीन, तो ये सारे के सारे जो है वो मेरे पास ये पर्टिकुलर जीन्स जो है वो प्रेजेंट है, ठीक है। अब हम लोग बनाते हैं इस पर्टिकुलर के अंदर जो है वो F1 जनरेशन, और फिर जो है वो हम लोग बनाएंगे इसके अंदर F2 जनरेशन जो है वो बनाएंगे, ठीक है। अब
F1 जनरेशन जो है वो कैसे हम लोगों के पास फॉर्म हो रही है, तो आप ये समझ लो राउंड, ठीक है। अब ये ध्यान से देखना इस चीज को, येलो क्रॉस कर रहा है किसके साथ, रिंकल्ड जो है वो ग्रीन के साथ, ठीक है। राउंड येलो मतलब आर वाई, ठीक है, या आर आर वाई वाई लिख दो, और रिंकल्ड ग्रीन मतलब आर आर और वाई वाई। अब ये मेरे पास दोनों कलर्स हैं, ठीक है, मतलब एक ही करेक्टर है, और ये मेरे पास उनका टेक्सचर है, ठीक है। अब टेक्सचर जब बनेगा, अब यहां पे जब टेक्सचर बना, ये इन दोनों के मिलने से हमारे पास एक टेक्सचर बनेगा, और एक जो है वो क्या बनेगा, कलर जो है वो बनेगा, ठीक है। ये पेरेंट है और ये ऑफस्प्रिंग का रिजल्ट जो है वो आने वाला है, ठीक है। यहाँ पे देखो एक यहां से जाएगा, एक यहां से जाएगा, ऑब्वियसली यही आएगा ना यार, और तो कुछ प्रोबेबिलिटी बनती नहीं है। यहां से एक उठाना है, वहां से एक उठाना है, उसके पास छोटे आ रहा है तो एक छोटा आ रहा आएगा, इसके पास बड़ा आ रहा है तो यहाँ बड़ा आ रहा आएगा, तो इसका मतलब जो टेक्सचर है उसका वो आर वाई होगा, मैं अज्यूम कर रहा हूं, क्लियर है। उसके बाद येलो और ग्रीन, येलो से एक उठाना है कैपिटल वाई, और यहां से ग्रीन से दूसरा उठाना है ये, तो मतलब जो मेरे पास F1 जनरेशन हो रही है दैट इज आर आर एंड वाई वाई, ये हमारे पास F1 जनरेशन जो है वो फॉर्म हो रही है। अब देखो F1 जनरेशन जो हमने देखा वो क्या देखा कि आर आर में ये वाला आर डोमिनेंट था, और ये आर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये आर राउंड को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ऑफस्प्रिंग के अंदर जो F1 जनरेशन में हमारे पास बना दैट इज राउंड, और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, येलो को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि कैपिटल वाई हमारे पास येलो का जो है वो करेक्टर था, तो राउंड येलो, डोमिनेंट करेक्टर येलो था। तो मतलब पूरी की पूरी F1 जनरेशन जब हमने बहुत सारा सैंपल स्पेस लेके आगे एक्सपेरिमेंट करवाया, उनकी पॉलिनेशन करवाई, तो हमारे पास पूरी की पूरी जो F1 जनरेशन फॉर्म हुई ना, वो सारी की सारी जनरेशन जो है वो राउंड येलो के फॉर्म में जो है वो हमारे पास फॉर्म हो रही है, ठीक है। तो राउंड येलो जनरेशन जो है वो बन गई, ये मेरे पास जो है वो F1 करेक्टर जो है वो हो गया, मैं जूम कर रहा हूं, यहां तक क्लियर है। इसके बाद जो F2 जनरेशन जो है ना वो बनने वाली है, वो F1 का आगे जो है वो हम लोग क्रॉस करवा रहे हैं। तो F1 का क्रॉस जो है वो हम लोग कैसे तैयार कर रहे हैं वो मैं आपको जो है ना वो यहां पे समझाता हूं। देखो हमारे पास क्या था, आर आर और वाई वाई था, और यहां पे भी हम लोग क्रॉस करवा रहे हैं आर आर और वाई वाई के अंदर। अब यहां पे क्या क्या हो सकता है, ठीक है बेटा। देखो ये जो सारा कॉन्सेप्ट है ना, इसके अंदर ये जो अभी हम लोग बनाएंगे उसको प्यूनेट स्क्वायर बोलते हैं, जो हमने टी 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 बनाए थे ना, इसमें कैपिटल टी स्मॉल टी ऊपर डब्बा बॉक्सेस बना के प्यूनेट स्क्वायर बोलते हैं। अब जो ये F1 जनरेशन थी, अब ये F1 जनरेशन का आपस में जो है वो हम लोगों को क्रॉस करवाना। अब यही चीज यहाँ पे आइडेंटिफाई करनी है कि क्या क्या प्रोबेबिलिटीज हैं यहाँ पे जो है वो बनने की, ठीक है। अब यहाँ से एक उठाना है, यहाँ से एक उठाना है, अब क्या क्या आ सकता है वो चीज फाइंड आउट करो। आर के साथ कॉम्बिनेशन जो है वो हम लोगों के पास एक यहां से उठा रहे हैं, एक यहां से उठा रहे हैं। इसको ना आप ऐसे समझ लो कि यहां से क्रॉस करना इसका इसके साथ, एक ही कैरेक्टर के दो जीन्स हैं, ठीक है। अब हो सकता है आर के साथ जो है, कैपिटल आर के साथ जो है वो कैपिटल वाई क्रॉस हो रहा हो, कैपिटल आर के साथ स्मॉल वाई का कॉम्बिनेशन बन रहा हो, स्मॉल आर के साथ कैपिटल वाई का कॉम्बिनेशन बन रहा हो, या स्मॉल आर के साथ स्मॉल वाई का कॉम्बिनेशन बन रहा हो। इसके अलावा कोई भी कॉम्बिनेशन जो है वो हम लोगों के पास नहीं फॉर्म होगा। ये चीज जो है वो आप अपने दिमाग में जो है वो बिठा लो। अगर मैं एक एक उसको सेलेक्ट करूं, मतलब एक एक जीन को जो है वो सेलेक्ट करूं, ठीक है, तो एक ही करेक्टर का आर इसके वाई के साथ जुड़ सकता है, और आर इसका मतलब राउंड येलो हो सकता है, राउंड ग्रीन हो सकता है, रिंकल्ड येलो हो सकता है, रिंकल्ड ग्रीन हो सकता है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। और इसी का क्रॉस इसी के साथ जो है वो हम कर रहे हैं, मतलब यहां पे हम लोग और क्या ले रहे हैं, यहां पे हम ले रहे हैं क्या, आर वाई, फिर उसके बाद आर छोटा वाई, फिर उसके बाद आर बड़ा वाई, फिर उसके बाद आर छोटा वाई। मतलब ये इज गेटिंग क्रॉस्ड विद ये, इसका हमने प्यूनेट स्क्वायर जो है वो बनाना है। ये मैं यहां पे ऊपर जो है वो आपको शो कर रहा हूं, ठीक है। अब यहां पे देखना जरा, यहां पे ना हमने सारे लिख दिए, कैपिटल आर ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, और यहां पे भी सेम यही उतार दिए हमने इस तरह से।
अब ये बॉक्स कैसे फॉर्म हो रहा है, इन दोनों जनरेशंस के F1 के क्रॉस से जो है वो फॉर्म हो रहा है। ठीक है, F1 के डिफरेंट डिफरेंट गैमीट्स हमने यहाँ पे लिख दिए, उसके यहाँ लिख दिए। अब जब ये बनेगा तो ये पर्टिकुलर क्या होगा, RRYY, मतलब जो यहाँ है वो इसके अंदर डब्बे के अंदर लिख दो। अब जो इसमें क्या लिखेंगे, इसमें लिखेंगे हम लोग ये वाला डब्बा और ये वाला डब्बा पूरा, मतलब RR और कैपिटल Y है तो कैपिटल Y लिख दिया। इस वाले डब्बे में देखो क्या लिखेंगे, कैपिटल R कैपिटल Y स्मॉल y। ठीक है, फिर इस वाले डब्बे में क्या लिखेंगे, कैपिटल R स्मॉल r भी है, कैपिटल Y भी है और स्मॉल y भी है। ठीक है, हर एक डब्बा बता देता हूं मैं। उसके बाद कैपिटल R, इस डब्बे में क्या लिखेंगे, ये डब्बा कैसे बन रहा है, ऐसे बन रहा है। ठीक है, ये डब्बा कैसे बन रहा है, ये डब्बा इन दोनों के मिलने से बन रहा है। ये डब्बा कैसे बन रहा है, मैं सिर्फ बता रहा हूं, ऐसे बन रहा है। तो इसके अंदर कौन से आएंगे, ये वाला और ये वाला आएगा। इस डब्बे के अंदर कौन से आएंगे, ये वाला और ये वाला आएगा। इस डब्बे के अंदर कौन से आएंगे, ये वाला और ये वाला। ठीक है, तो ऐसे करके मतलब ये वाला और ये वाला। ठीक है, इस तरह से हमने डब्बे के अंदर जो सारी वैल्यूज हैं प्यूनेट स्क्वायर के अंदर वो पुट करनी है। तो सारी वैल्यूज पुट करने के बाद हम लोगों के पास, मैं आपको रैंडम बता देता हूं, जैसे ये वाला है, कैसे सिलेक्शन हो रहा है, इधर से और इधर से। ठीक है, तो यहां से क्या आ रहा है, कैपिटल R स्मॉल y, तो कैपिटल R स्मॉल y आ गया, और यहां से क्या आ रहा है, स्मॉल r कैपिटल Y। ठीक है, सारे हमने भर दिए डब्बे ये वाले। ठीक है, अब ध्यान से देखना जरा, आपको आगे क्या समझना है। मैं यहां पे फिर से इस चीज को लिख देता हूं, राउंड। ठीक है, और उसके बाद ये किसको बता रहा है, रिंकल्ड को। ठीक है, फिर उसके बाद y किसको बता रहा है, ग्रीन को, और कैपिटल Y किसको बता रहा है, ये हम लोगों के पास बता रहा है किस चीज को, येलो को जो है वो बता रहा है। अब यहां पे फाइंड आउट करो RR, इसका मतलब ये भैया राउंड जो है वो होने वाला है। उसके बाद YY वाला, कैपिटल Y वाला येलो, तो इसका मतलब ये वाला जो कॉम्बिनेशन बनने वाला है वो राउंड येलो का कॉम्बिनेशन जो है वो बनने वाला है। उसके बाद ये भी यहाँ पे राउंड वाला ये जो है वो डोमिनेंट है, कैपिटल R डोमिनेंट है, तो इसका मतलब ये भी हम लोगों के पास क्या बनेगा, राउंड बनेगा। और यहाँ पे भी ये हम लोगों के पास क्या फॉर्म होगा, येलो जो है वो फॉर्म होगा। उसके बाद देखो ये वाला भी हम लोगों के पास क्या है, राउंड है, और ये यहाँ पे कैपिटल Y डोमिनेंट है, तो ये हम लोगों के पास क्या फॉर्म होने वाला है, राउंड येलो ही फॉर्म होने वाला है। ठीक है, देखते जाओ, ये भी क्या होगा, राउंड येलो फॉर्म होगा। ठीक है, ये हो गया हमारे पास राउंड, और साथ में क्या हो गया, येलो। ठीक है, तो ये क्यों राउंड येलो हुआ, क्योंकि इसमें कैपिटल R था, स्मॉल r डोमिनेंट नहीं है, तो कैपिटल R वाला ट्रेड जो है वो देखने को मिलेगा राउंड वाला, कैपिटल Y वाला ट्रेड जो है वो देखने को मिलेगा येलो वाला। नेक्स्ट देखो, ये भी क्या हो गया, इसको मैं राउंड येलो लिख रहा हूं ऐसे। ठीक है, उसके बाद ये देखो स्मॉल r है, स्मॉल r है तो रिंकल्ड, और ये क्या है, येलो, इसको रिंकल्ड येलो लिख रहा हूं मैं। ठीक है, क्योंकि स्मॉल r इज रिंकल्ड, ये कैपिटल Y इज येलो, तो रिंकल्ड येलो जो है ये हो गया। अब ये क्या हो गया, ये फिर से राउंड येलो हो गया। ठीक है, और ये वाला देखो स्मॉल r है, स्मॉल r है तो रिंकल्ड। ठीक है, रिंकल्ड, और ये क्या हो गया हमारे पास, येलो हो गया। उसके बाद देखो ये क्या हो गया, राउंड येलो हो गया। राउंड येलो क्यों हो गया, क्योंकि कैपिटल R राउंड, वही स्मॉल r के अंदर ये कैपिटल Y जो है वो डोमिनेंट है, तो राउंड येलो जो है वो हो गया। अब ये भी क्या हो गया, राउंड येलो हो गया, क्योंकि कैपिटल R स्मॉल y प्रेजेंट है। ये भी क्या हो गया, ये हो गया राउंड ग्रीन। ठीक है, ध्यान से देखो, ये राउंड ग्रीन जो है वो हम लोगों के पास हो रहा है। उसके बाद ये वाला देखो, ये भी राउंड क्या हो रहा है, ग्रीन हो रहा है। ठीक है, राउंड ग्रीन क्यों हो रहा है, क्योंकि स्मॉल y है, स्मॉल y इज ग्रीन। उसके बाद फिर देखो ये राउंड येलो हो गया। फिर उसके बाद ये क्या है हमारे पास, ये रिंकल्ड येलो हो गया, और ये क्या है हमारे पास राउंड ग्रीन हो गया, और ये क्या है हमारे पास, ये है हमारे पास रिंकल्ड और ग्रीन हो गया। ठीक है, तो बहुत ज्यादा ध्यान से अगर यहाँ पे आप फाइंड आउट करो ना, तो चार तरह के ही हम लोगों के पास फॉर्म हो रहे हैं। पहला कौन सा फॉर्म हो रहा है हमारे पास, जो टाइप है राउंड येलो, जिसको मैंने इसके अंदर RY से जो है वो रिप्रेजेंट किया। ठीक है, एक सेकंड, इसको मैंने कैसे लिखा हुआ है, RY से लिखा हुआ है। उसके बाद क्या है हमारे पास, राउंड येलो आगे, उसके बाद रिंकल्ड येलो। ठीक है, फिर उसके बाद क्या हो गए, रिंकल्ड येलो हो गए, जिसको मैंने WY से रिप्रेजेंट करा।
ठीक है। उसके बाद अगर आप देखो तो रिंकल्ड ग्रीन भी है, राउंड ग्रीन है सॉरी, ठीक है। तो ये हो गया मेरे पास राउंड ग्रीन, ठीक है, जिसको मैंने RG से जो है वो रिप्रेजेंट करा। और एक और कैटेगरी है हमारे पास कौन से वाली, रिंकल्ड ग्रीन, ठीक है, और कोई नहीं फॉर्म हो रहा, जिसको मैंने WG से जो है वो रिप्रेजेंट करा। 4 तरह के बन रहे हैं, काउंट करना जरा, राउंड येलो काउंट करो, 1 2 3 4, ठीक है, 5 6, उसके बाद 7 8 और 9 तो ये बन रहे हैं। उसके बाद रिंकल WY सर्च करो, 1 2 और 1 मिनट, हम क्या सर्च कर रहे हैं, रिंकल्ड येलो, WY। ये यहाँ पे ही कंफ्यूजन जो है वो हो गया, तो W ये हो गया, रिंकल्ड ग्रीन हो गया। ये तो 9 हो गए। उसके बाद येलो रिंकल्ड जो है वो अपने को सर्च करना, ठीक है। यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक जो है वो होगी है, यहाँ पे ये है हमारे पास रिंकल्ड येलो है, ग्रीन नहीं है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक जो है ना वो होगी है हमारे पास, तो ये हमारे पास है रिंकल्ड येलो, ठीक है। अब अपने को जो है वो रिंकल्ड येलो जो फाइंड आउट करना है, रिंकल्ड येलो 1, रिंकल्ड येलो जो है वो 2, ठीक है। उसके बाद रिंकल्ड येलो मेरे पास ये 3 रिंकल्ड येलो जो है वो देखने को मिल रहे हैं। उसके बाद राउंड ग्रीन, राउंड ग्रीन देखो, राउंड ग्रीन और राउंड ग्रीन, 3 ये राउंड ग्रीन देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद रिंकल्ड ग्रीन, ये रिंकल्ड ग्रीन एक ही है, ठीक है। तो अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखो तो हमारे पास टोटल इस डब्बे के अंदर 16 फॉर्म हुए, 16, जिसके अंदर राउंड ग्रीन जो आए आउटपुट के अंदर वो हमारे पास 9 आए टोटल। उसके बाद रिंकल्ड येलो जो है वो आए, वो 3 आए, राउंड ग्रीन जो आए वो भी 3 आए, और रिंकल्ड ग्रीन आया 1। तो मतलब 9:3:3:1 की रेशो के अंदर जो है वो हमारे पास ये सारा कॉन्सेप्ट जो है वो फॉर्म हो रहा है, ठीक है। एक बार आप नोट कर लो, ये वाला सारा का सारा जो है स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग जो है वो इसकी आगे थ्योरी जो है वो करते हैं, ठीक है। तो अभी बढ़ते हैं हम लोग आगे। यहाँ पे मैंने सारा लिखा हुआ है। तो F1 प्लांट्स जो थे वो सारे के सारे राउंड येलो जो है वो हुए, जिसका मतलब रिंकल टेक्सचर जो था वो उसका रिसेसिव ट्रेट था। और जब F1 जनरेशन को F2 जनरेशन के साथ हमने प्रोड्यूस किया तो हमारे पास ये 9:3:3:1 की रेशो के अंदर डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स जो है वो मतलब आए और अपने ट्रेड्स को दिखाया और इंडिपेंडेंटली जो है वो शो किया, ठीक है। तो मैं अज्यूम कर रहा हूँ ये पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट जो है वो आपको क्लियर है। इसके बाद ना मेंडल के कुछ लॉज हैं जो कि एक्स्ट्रा बुक्स में दे रखे हैं, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, आएंगे नहीं क्योंकि एनसीईआरटी इसको नहीं लिख रहा, ठीक है। मेंडल का फर्स्ट लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है, एवरी इंडिविजुअल, मैं इसको ऐसे समझा देता हूं, आपको बेसिक आइडिया दे देता हूं, ठीक है। बाकी कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं जो आपको नहीं पूछी जाएंगी, ठीक है। एवरी इंडिविजुअल जो है वो उसके अंदर कुछ पेयर ऑफ एलील्स होते हैं फॉर अ पर्टिकुलर ट्रेट, मतलब जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है, या राउंड के लिए R कैपिटल का लिखा था, ग्रीन के लिए हमने जो है वो छोटा y लिखा था, येलो के लिए कैपिटल Y लिखा था। तो ये एलील्स हैं। तो कुछ ट्रेट्स होते हैं हर एक इंडिविजुअल्स के अंदर, एक पर्टिकुलर ट्रेट के एलील्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं। जैसे टॉल ट्रेट है तो ये एलील्स जो है वो हम लोगों के पास हो गए, ठीक है। ड्यूरिंग द गैमीट फॉर्मेशन गैमीट रिसीव्स ओनली वन ट्रेट फ्रॉम द एलील, ठीक है। अब ये आपको ऑलरेडी चीज पता है, देखो ये कैपिटल टी स्मॉल टी, जब ये फॉर्मेशन होगा एक यहां से आएगा, एक ही एलील यहां से आएगा, ठीक है। यहां से दोनों नहीं जाएंगे क्योंकि फिर तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं हुआ कि इसके साथ क्रॉस कर रहा है, क्योंकि वो इंडिपेंडेंटली ही अपने अगर दोनों जीन्स को दे देगा तो कोई कॉन्सेप्ट नहीं बनता। तो ये बता रहा है फर्स्ट लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या बोलता है कि हर एक इंडिविजुअल के अंदर हर एक ट्रेट के कुछ एलील्स प्रेजेंट है, और जब भी हमारे पास गैमीट्स का फॉर्मेशन हो रहा है तो हर गैमीट के अंदर एक ट्रेट से मतलब एक गैमीट से एक आएगा, दूसरे गैमीट से दूसरा आएगा, और हमारे पास इस तरह से जो है वो ट्रेट्स डोमिनेंट और रिसेसिव कैरेक्टर्स को जो है वो शो करेंगे, ठीक है। मैं जूम करके चल रहा हूं बेटा जी, ये जो है वो क्लियर है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है वो क्या चीज है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इसका मतलब देखो एलील्स ऑफ डिफरेंट कैरेक्टर्स सेपरेट इंडिपेंडेंटली फ्रॉम ईच अदर ड्यूरिंग द गैमीट फॉर्मेशन। इन अबव एग्जांपल एलील्स ऑफ द टेक्सचर वर
असॉर्टेड इंडिपेंडेंटली फ्रॉम द सीड कलर्स एंड ऑल। ठीक है, अब ना इसको तुम लोग ऐसे समझो कि हमने क्या किया था, राउंड राउंड येलो येलो को ग्रीन ग्रीन रिंकल्ड के साथ जो है जब करवाया, तो हर एक कैटेगरी का जो एलील है वो सेपरेट हो गया, इंडिपेंडेंट हो गया। मतलब जब हमारे पास ये फॉर्म हुआ तो ये आर आर वाई वाई जो है वो फॉर्म हो गया, ये हमारे पास F1 जनरेशन बनी। फिर उसके बाद जो है वो हमारे पास ये सारे के सारे अलग अलग होते गए, ठीक है, इंडिपेंडेंटली। ठीक है, ताकि हर एक कैरेक्टर का एक एलील जो है वो डिफरेंट पेयरिंग्स जो है वो एक दूसरे के साथ करना। जैसे फॉर एग्जांपल ये आपस में अगर देखा जाए तो ये कितने तरीके का कैरेक्टर शो कर सकते हैं। आर वाई शो कर सकता है, ठीक है, आर छोटे वाई के साथ आ सकता है, छोटा आर बड़े वाई के साथ आ सकता है, छोटा आर छोटे वाई के साथ आ सकता है। तो ये इस तरह से जो है वो अलग अलग होना एलील्स टेक्सचर का जो है वो इंडिपेंडेंटली फ्रॉम दोज ऑफ द सीड कलर्स। तो इस तरह से इनका जुड़ना बनना, ठीक है, ये हम लोगों के पास एलील्स ऑफ द डिफरेंट कैरेक्टर्स सेपरेट इंडिपेंडेंटली फ्रॉम ईच अदर ड्यूरिंग द गैमीट फॉर्मेशन। तो गैमीट फॉर्मेशन हुआ जब, तो ये सारे जो है वो अलग अलग हो गए। एलील्स ऑफ द टेक्सचर वर असॉर्टेड इंडिपेंडेंटली फ्रॉम दोज ऑफ द सीड कलर्स। तो टेक्सचर का राउंड वाला या रिंकल्ड वाला अलग हो गया, कलर्स से इंडिपेंडेंट हो गए। ठीक है, तो वो राउंड वाला ग्रीन के साथ भी हो गया, येलो के साथ भी हो गया, तो डिफरेंट डिफरेंट टेक्सचर्स को उसने जो है वो शो किया। तो इस तरह से जो है ये जो है वो हम लोगों के पास रहता है। ठीक है, बाकी ये सिलेबस में नहीं है, ठीक है, आएगा नहीं, बस आप ये थोड़ा सा आइडिया जो है वो इसके अंदर ले लो। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। इफ अ ट्रेट एग्जिस्ट्स इन 10% पॉपुलेशन के अंदर, तो मैं ना ऐसे समझाता हूं आपको, कोई ट्रेट है जो एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन से रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, उसके 10% के अंदर जो है ये ट्रेट प्रेजेंट है, और जो सेक्सुअल मोड से रिप्रोड्यूस कर रहे हैं उसकी 60% लोगों के अंदर जो है वो ये पर्टिकुलर ट्रेट प्रेजेंट है। अब ये पूछ रहा है कि कौन सा ट्रेट जो है वो जल्दी आया होगा। देखो कॉमन सेंस का सवाल है, अगर आप थोड़ा सा अंडरस्टैंड करो तो देखो एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में जो ट्रेट है वो सिर्फ 10% में है, जबकि एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में आप देखोगे ना तो एग्जैक्ट कॉपीज आती हैं, बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपीज। ठीक है, ये बिल्कुल अपने पेरेंट के जैसा बन रहा है, ये आगे फर्दर डिवाइड हो रहा होगा, अपने पेरेंट के जैसा जो है वो बन रहा होगा। तो इसका मतलब ये वेरिएशन स्टार्ट हुई होगी, कोई जेनेटिक ड्रिफ्ट हुई या कुछ कोई सडन चेंज हो गया, तो एक आधे जो है वो स्पीशी से ये जनरेशन, मतलब एक आधे जो है वो बंदे से, एक आधे जिसको बोलते हैं ऑर्गेनिज्म से ये वेरिएशन जो है वो स्टार्ट हुई। ठीक है, तो वो आगे 2 में गई। ठीक है, मान लो ये बाकी सारे जो है वो अपना चल रहे थे, लेकिन इसने जो है वो थोड़ी सी वेरिएशन शो कर दी, और ये वेरिएशन इसके अंदर भी आ गई, इसके अंदर भी आ गई। अब ये फर्दर आगे डिवाइड करेंगे तो इन दोनों के अंदर ये वेरिएशन आ रही है। ठीक है, ये फर्दर आगे 2 में डिवाइड करेगा तो इन दोनों के अंदर ये वेरिएशन आ रही है। लेकिन देखा जा रहा है सिर्फ 10% में ही है, इसका मतलब ज्यादा पुरानी स्टार्ट नहीं हुई है। इसका मतलब इसके बाकी 90% ये अभी भी स्टिल एग्जिस्ट कर रहे हैं जिनके अंदर ये नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि ये पर्टिकुलर ट्रेट जो 10% ही स्पीशीज के अंदर प्रेजेंट है, ज्यादा पुराना नहीं है, क्योंकि अगर ये बहुत ज्यादा पुराना होता तो ये पुराने वाले सारे खत्म हो गए होते। ठीक है, और यही वाले जो है वो एग्जिस्ट कर रहे होते। ठीक है, तो इसका मतलब ये, बट ऑब्वियसली अगर कोई ट्रेट 60% के अंदर प्रेजेंट है जहां से कहीं से वेरिएशन शुरू हुई होगी, तो इसका मतलब 100 में से 60 लोग के अंदर ये वाला ट्रेट है। तो कोई ट्रेट अगर जितनी ज्यादा अमाउंट ऑफ पॉपुलेशन के अंदर जो वो प्रेजेंट है ना, इसका मतलब वो पर्टिकुलर ट्रेट उतना पुराना आया है, क्योंकि ये 10% में ही आया। ठीक है, तो एक ने वेरिएशन एक से शुरू हुई, एक ने वेरी किया, फिर वो आगे फर्दर वेरी करता जा रहा है। अब ये आगे फर्दर रिप्रोड्यूस करते जा रहा है 500 700 1000 साल तक, तो ये ट्रेट बहुत कॉमन हो जाएगा और सबके अंदर जो है वो प्रेजेंट हो जाएगा, क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम हो गया इस ट्रेट को जो है वो आगे ट्रैवल करते हुए। जबकि ये ट्रेट ऑलरेडी ट्रैवल कर चुका है, 60% पॉपुलेशन के अंदर ऑलरेडी ये ट्रेट आ चुका है। तो इसका मतलब ये जो ट्रेट है बी जो है वो ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है, इसका मतलब ज्यादा जो है वो पुराना है। ठीक है, तो अर्लियर देखा जाए तो सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन का ये ट्रेट जो है वो हुआ होगा। ठीक है, मैं जूम करके चल रहा हूं, ये जो है वो क्लियर है। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो हम लोग लास्ट टॉपिक है मुझे लगता है इस चीज का, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेक्स डिटर्मिनेशन जो है वो बोलते हैं। ठीक है, तो सेक्स डिटर्मिनेशन के अंदर देखो बहुत सारे स्पीशीज की डिफरेंट स्ट्रेटजीज होती हैं सेक्स डिटर्मिनेशन को लेके। सेक्स डिटर्मिनेशन का मतलब ये है कि वो मेल है या फीमेल जो है वो है। ठीक है, तो ये फैक्टर्स जो है ना बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स के अंदर एनवायरमेंट पे रिलाई करता है। सेक्स, यस आप सही सोच रहे हैं, मतलब वो मेल होगा फीमेल होगा, एनवायरमेंट पे रिलाई कर रहा है। ठीक है, मेरे को अच्छा लग रहा है, मौसम बढ़िया, मैं फीमेल बन जाता हूँ,
और मेरे को अच्छा लग रहा है यार, मौसम गर्मी ज्यादा ना, मेल ठीक है। ठीक है, तो ये टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है, एग्स कहाँ पे फर्टिलाइज हुए हैं उन पे भी जो है ये डिपेंड कर रहा है। ज्यादा टेम्परेचर पे फर्टिलाइज हो रहे हैं तो कुछ और बन रहा है, कम टेम्परेचर पे फर्टिलाइज हो रहे हैं कुछ और जो है वो बन रहा है। ठीक है, जैसे स्नेल है भैया, ये बहुत खतरनाक है भैया, ये तो ऐसे बैठा एकदम से ऐसे मर्द बन के और एकदम से ऐसे हो गया। ठीक है, मतलब देखो ध्यान से, ऑर्गेनिज्म स्नेल कैन चेंज द सेक्स, अपना सेक्स को जो है वो चेंज कर सकता है। ठीक है, सेक्स इज नॉट अ जेनेटिकली डिटरमिन्ड, ये शो कर रहा है भाई मैं, मेरे को खुशी मिल रही है, मैं 2 महीने लड़की बन के रहूंगा, नहीं यार मैं तो लड़का बन के रहूंगा 2 महीने। ठीक है, कितनी खतरनाक चीज है इंसानों में हो जाए अगर। ठीक है, तो ये स्नेल के अंदर है भाई, उसका इसका मतलब सेक्स जो है वो स्नेल के अंदर जेनेटिकली डिटरमाइंड नहीं है, वो अपना सेक्स जो है वो अपनी मर्जी के हिसाब से बदल सकता है। ठीक है, तो ये चीज है। ह्यूमंस के अंदर जो सेक्स है वो जेनेटिकली डिटरमाइंड है, तो जीन्स जो है वो पेरेंट्स से ही इनहेरिट होते हैं और वही डिसाइड करते हैं कि बच्चा जो है वो क्या पैदा होगा। ठीक है, अब इसी चीज को जो है वो आगे हम लोग समझते हैं। ये सारी की सारी कहानी जो है ना वो इसी 2 चीजों के अंदर जो है वो छिपी हुई है। मान लो रिप्रोडक्शन करते टाइम पे मेल था, मेल के अंदर जो हार्मोन्स ये अपना क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं वो XY होता है, और अगर फीमेल्स की बात की जाए तो उनके अंदर जो क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं वो XX क्रोमोसोम्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, XY क्रोमोसोम देखो 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स जो है वो सबके अंदर प्रेजेंट होते हैं। 22 मेल्स और फीमेल्स के एक दूसरे के साथ ही मिलते हैं, बालों का रंग, बॉडी का रंग, कलर का रंग, ये रंग वो रंग, ये करेक्टर वो करेक्टर, बस एक क्रोमोसोम जो है वो डिफरेंट होता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेक्स क्रोमोसोम जो है वो बोलते हैं। अब मेल्स का जो सेक्स क्रोमोसोम है उसमें X और Y क्रोमोसोम्स जो है वो प्रेजेंट है, और फीमेल्स के अंदर जो है वो X और X क्रोमोसोम्स जो है वो प्रेजेंट है। अब इसको अगर देखा जाए तो यहाँ पे क्या होगा, एक यहाँ से उठाना एक यहाँ से उठाना, तो उठते टाइम पे या तो X X एक दूसरे के साथ मिल रहा है, या जो है वो यहाँ से X और Y जो है वो एक दूसरे के साथ मिल रहे हैं। इसको मैंने डब्बा बना के जो है वो आपको यहाँ पे बताता हूँ। ठीक है, वो कैसे मैं फॉर्म करके बताता हूँ, इस चीज को जो है वो ध्यान से देखना। ठीक है, ये बनाया हमने बॉक्स, ये XY था और ये XX था, ऐसे करके अंडरस्टैंड कर लो। देखो अगर ये और ये, इसका X और इसका X मिल रहा है तो क्या पैदा हो रहा है देख लो, इसका X और इसका X मिल रहा है दूसरे वाला। ठीक है, अब इसका Y और ये वाला X मिल रहा है और ये दूसरे वाला X मिल रहा है और ये Y। इन दोनों केसेस में जो बच्चा पैदा होगा वो बॉय जो है वो होने वाला है, और इन दोनों केसेस में जो बच्चा पैदा होगा वो गर्ल जो है, वो बेबी गर्ल जो है वो होने वाली है। इसका मतलब 1:1 का रेशियो है। 50% जेनेटिकली चांसेस है कि वो लड़का पैदा होगा और 50% ही जेनेटिकली चांसेस है कि वो लड़की जो है वो पैदा होगी। तो इस तरह से जो है वो ह्यूमंस के अंदर सेक्स को डिटरमाइन किया जाता है जेनेटिकली, लेकिन सभी स्पीशीज के अंदर सेक्स जेनेटिकली डिटरमाइंड जो है वो नहीं रहता। ठीक है, इसी चीज को मैं एक बार यहां से जो है वो रीड कर देता हूं। ठीक है, वैसे मैंने सारा बता दिया कि 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स थे, जिसके अंदर से जो है वो एक पेयर जो है वो सेक्स क्रोमोसोम्स का होता है जिसके अंदर X और Y प्रेजेंट होते हैं, और फीमेल्स के अंदर देखा जाए तो X और X जो है वो प्रेजेंट होते हैं। अब दोनों जब फर्टिलाइज करते हैं तो एक के X और Y दूसरे के X और X के साथ जब फर्टिलाइज करते हैं तो हमारे पास ये जो है वो फॉर्म होता है। यहां से हमें पता लग रहा है कि 50% जो है वो मेल पैदा हो रहा है और 50% ही जो है वो फीमेल पैदा होगी। ठीक है, सेक्स ऑफ अ चाइल्ड इज व्हाट ही इनहेरिटेड फ्रॉम द फादर। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। देखो ध्यान से, फादर के अंदर XY है, मदर के अंदर XX है, ये मेल फादर से मिला और ये जो है वो उसको उसकी फीमेल पार्टनर मदर से जो है वो मिल रहा है। अब भैया मदर के पास एक ही चीज है देने को, ठीक है, X क्रोमोसोम ही मदर जो है वो दे सकती है। अब फादर के ऊपर सारा सेक्स जो है वो डिटरमाइन कर रहा है कैसे, फादर अगर X दे देता है तो ये X और X मिलके क्या बना रहे हैं, फीमेल बना रहे हैं, और फादर अगर Y दे देता है तो ये X और Y मिलके क्या बनाएंगे, मेल बनाएंगे। मतलब सेक्स इज व्हाट इज डिटरमाइंड बाय द फादर। वो X क्रोमोसोम वहां से जा रहा है या Y क्रोमोसोम वहां से जा रहा है। X क्रोमोसोम फादर दे रहा है तो वो फीमेल का फॉर्मेशन हो रहा है क्योंकि मदर के पास तो X ही है देने को। ठीक है, और अगर Y क्रोमोसोम फादर दे रहा है तो Y के हिसाब से जो है वो बेबी बॉय जो है वो बॉर्न होगा। तो इस तरीके से जो है वो फादर ही जो है वो सेक्स को डिटरमाइन जो है वो करता है, और इसका आंसर जो है वो ये लिखा हुआ है और मैंने आपको समझा भी दिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हम लोग टेकअप कर रहे हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। एक मैन है जिसका ब्लड ग्रुप जो है, तो यहाँ पे मैं ले रहा हूँ मैन है और यहाँ पे मैं ले रहा हूँ एक विमेन है। मैन का ब्लड ग्रुप जो है वो हमारे पास A है, और जिस विमेन से उसकी शादी हुई उसका ब्लड ग्रुप जो है वो O था। इन्होंने मेट किया
और हमारे पास जो डॉटर पैदा हुई उसका ब्लड ग्रुप जो है वो हमारे पास क्या आ गया, ओ जो है वो आ गया। क्या ये इन्फॉर्मेशन इनफ है ये बताने के लिए कि ओ जो है वो डोमिनेंट ट्रेट है? बिल्कुल भी नहीं। खाली एक विजिबल कैरेक्टर के बेसिस पे हम लोग इंफॉर्मेशन जो है वो नहीं बता सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल देखो, कैपिटल टी ठीक है, स्मॉल टी, और ये जब हमने मेट करवाए थे सारे टॉल, तो इसके अंदर एक जनरेशन ऐसी आ रही थी जो ड्वार्फ थी। ठीक है, आपने ऑलरेडी याद होगा वीडियो के अंदर हमने देखा था, ठीक है, कि जहां पे हम लोग टॉल और टॉल को क्रॉस करवा के एक शॉट जो है वो बन रहा है। अब ये शॉट जो है वो फॉर्म हो रहा है, ठीक है, पेरेंट्स दोनों टॉल हैं, तो क्या बोले, दोनों रिसेसिव थे? ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो जीन का पूरा हिस्ट्री क्या है, उसके साथ जो है वो कौन से डोमिनेंट रिसेसिव जो है वो प्रेजेंट है, उसकी ब्रीडिंग किस टाइप की है, इन सारे फैक्टर्स के ऊपर जो है वो चीजें डिपेंड करती हैं। खाली विजिबिलिटी के ऊपर जो है कोई चीज विजिबल हो रही है एक्सप्लिसिटली, उसके ऊपर हम लोग जो है वो नहीं बता सकते। ठीक है, तो इसके अंदर भी देखो, जो ब्लड ग्रुप वाला हो गया, इसके अंदर भी मान लो ए है तो इसका एक डोमिनेंट होगा, एक रिसेसिव पार्ट होगा। ऐसी ओ है, इसका एक डोमिनेंट पार्ट होगा, एक रिसेसिव पार्ट होगा। जब ये मिले आपस में तो कौन से वाला किसके साथ मिल रहा है, क्योंकि यहां पे एक एक्स है एक वाई है, ठीक है, आप ऐसे समझ लो, ठीक है, क्योंकि क्लास 10th के लेवल पे हम लोग इसको ऐसे समझ लो कि हो सकता है इनके मिलने से हमारे पास जो है वो अलग अलग टाइप्स के जो है वो बन रहे हैं। जैसे ए ओ बन गया, ओ एक्स बन गया, ठीक है, ए वाई बन गया, एक्स वाई बन गया। अब हमें नहीं ना पता कि जो डॉटर फॉर्म हुई है वो कौन सा जो है वो कैरी कर रही है, तो खाली एक बेसिस पे कैसे बता दे कि कौन सा जीन डोमिनेंट है या कौन सा जो है वो रिसेसिव है? तो एक इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन है, मिस इन्फॉर्मेशन है क्वेश्चन के अंदर। खाली एक पर्टिकुलर विजिबल कैरेक्टर के बेसिस पे हम लोग ये डिसाइड नहीं कर सकते कि कौन सा जीन जो है वो डोमिनेंट है और कौन सा जीन जो है वो रिसेसिव है। मैं ज्यूम करके चल रहा हूं बेटा जी, ये सारा लेक्चर जो है वो आपको क्लियर है। तो हेरिडिटी के जो भी मेन कॉन्सेप्ट्स थे, एनसीईआरटी मैंने कोशिश की है मेजर क्वेश्चंस के साथ जो है वो कवर करने की। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को जो है वो दबाते रहें, और बहुत सारे वीडियोस क्लास 10th के लिए जो है वो मैं लेके आने वाला हूं। बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू सून।